ठीक है जी। तो हम लोग अभी इसमें प्रॉब्लम कर रहे थे ना कल। तो एक तो क्वेश्चन कल जो पूछा था वो करवा देता हूँ ना। तो उसमें अभी हमने ये वाला पार्ट कंप्लीट किया है, यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन और स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट का ये बाकी है अभी। ये मेनली ये लिमिटिंग केसेस बाकी है, इसको मैं थ्योरी करवाऊंगा। उससे पहले हम लोग वो क्वेश्चन देखते हैं जो कल पूछ रहा था, वो आसान है हालांकि। देखो, है ना, तो ये अभी डिस्कस करेंगे, हो सकता है आज टाइम मिलेगा तो आज ही डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो अगले क्लास में। तो ये लिमिटिंग या जो अप्रोक्सीमेशन केसेस हैं ये, फिर हम आगे आएंगे। हम मुझे लगता है कैलकुलस स्टार्ट करते हैं, कैलकुलस स्टार्ट करेंगे। लीनियर अलजेब्रा तो जिन लोग लीनियर अलजेब्रा करना हो, अभी एकलव्य 2 में मैंने कराए हैं, तो उससे रिकॉर्डिंग देख सकते हो और वहाँ से कवर कर सकते हो। हाँ वो तो अभी वही कैलकुलस अभी। तो इसमें सीक्वेंस अभी पहले ये करा देता हूँ, उसके बाद हमने आपके बैच में ये वाला पार्ट करा रखा है ना, तो अभी हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये इसके बाद यहाँ से स्टार्ट करूँगा। तो ये फिर डिफरेंशियल कराना पड़ेगा, तो डिफरेंशियल के बाद इंटीग्रल ही होगा, और इंटीग्रल के बाद ये होगा, तो ऐसे करके, है ना। हाँ ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट टॉपिक है, इसका कोई रिलेशन बहुत खास नहीं है। तो इसी ऑर्डर में फॉलो करेंगे इस बैच में, ये किया फिर ये करेंगे फिर ये फिर ये। तो ऐसे करके बाकी जिनको जल्दी हो, मैं ये कह रहा हूँ जिनको अगर ये करना हो तो आप एकलव्य 2 वाले बैच में अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है, उसको देख के आप कंप्लीट कर सकते हो, है ना। ये है। चलो तो अभी हम आते हैं थोड़े से क्वेश्चंस पे। जैसे ये क्वेश्चन आई थिंक पूछ रहा था वो, मैं आता हूँ उस पे ना। जिन लोगों ने असाइनमेंट ट्राई किया, अब डाउट भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं असाइनमेंट से, है ना। तो जैसे इसमें होगा ना या इसमें होगा, चलो इसमें होगा, मैं तो इसको उसी में शिफ्ट कर देता हूँ मैं। तो इसमें जो क्वेश्चन भेजा था आई थिंक पी वाई क्यू वाला था ना, पी वाई क्यू स्टैंडर्ड उसमें होगा, पी वाई क्यू स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। तो यही ना, ये यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन में होगा। अरे क्या हो गया। कल क्वेश्चन पूछ रहा था इसी में था, देखो। तो ये सब आप ट्राई करो आप लोग दोनों, है ना। उसके बाद दोनों असाइनमेंट मतलब मेनली स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन के और एक है स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन के, ये आप लोग कंप्लीट करो। इसमें जो भी डाउट हो आप डिस्कस कर सकते हो क्लास में। अभी इसे मैं करा ही रहा हूँ तो इसमें डाउट भी करा दूंगा, उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। तो उसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा था, 30 मतलब 30 नंबर या 13 नंबर। तो अभी रुको, तुम लेट हो गए, अभी आते हो। तो यहाँ पे वो क्वेश्चन देख लेते पहले, वो जो पूछ रहा था उसके बाकी लोग देख लेंगे। अच्छा वो इसमें नहीं है, वो दूसरे वाले में है क्या, यूनिवर्सिटी वाले में। तो 13 मैंने क्लास में कराए थे उस दिन। किसके पास इसका सोल्यूशन है, नवल, नवल को मैंने कराया था, नवल तुम्हें कराएगा। उसने, नवल उस दिन था क्लास में, तो वो भेज देगा रिकॉर्डेड कौन से डाउट क्लास में कराया था। तो मैंने सॉल्व कराए थे इसका, तो कुछ खास नहीं है। थोड़े से इसमें बस एक दो हिंट ये है कि बाई पार्ट लगाना होता है। तो क्या करोगे। ठीक है चलो, ये बाकी लोग भी देख लेंगे, करवा देता हूँ। तो एक तो ये क्वेश्चन है, जिन लोगों ने ट्राई किया आप बोल सकते हो, अभी मैं प्रॉब्लम डिस्कस ही करूंगा फिर हम थ्योरी कराएंगे। तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया, पहले वो क्वेश्चन कलेक्ट कर देता हूँ जो डाउट्स हैं, फिर हम उससे के थ्रू प्रैक्टिस भी हो जाएगी ना। तो इसमें किसी को डाउट है और कोई क्वेश्चन, ये असाइनमेंट देख लो, ये वो वाला है, स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन था ना ये। अच्छा ये स्टैंडर्ड वाला मैं आता हूँ जो पूछ रहा था, किस में था वो, इसमें है क्या स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट। अच्छा इसमें है तो ओके। तो
ये दोनों क्वेश्चन ना, चलो देखो तो एक तो ये क्वेश्चन है और एक अगला वाला। और एक ये 32 नंबर है ना। तो ठीक है भाई, देखो। हम्म कॉन्सेप्ट और थ्योरी बेस्ड जो छोटे छोटे डाउट्स होते हैं उसके लिए ग्रुप में किसे टैग करूं? जैसे सर वैभव सर को भी करता हूं तो रिप्लाई करते हैं, बट ये प्रॉपर जैसे थ्योरी और हाँ, पवन सर को भेजो, अगर भेज देंगे। हाँ, लेकिन ये भी बिजी रहते हैं, लेकिन बता देंगे। यहीं रहते पवन सर, तो मेरे साथ ही रहते हैं, यहीं पे हैं, तो उनको तुम टैग करो, वो बता देंगे। तो चलो देखो, यहीं से स्टार्ट करते हैं, इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। देखो, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखो क्वेश्चन पहले ढंग से समझो, इसमें क्या क्या बोला गया है। जो इसके लैंग्वेज है तुम्हें वो समझना पड़ेगा, ये वर्ड प्रॉब्लम है ना, तो इसमें तुम्हें समझना पड़ेगा कहना क्या चाह रहा है। ये कह रहा है यूनिवर्सिटी बियर्स द ईयरली मेडिकल एक्सपेंस ऑफ ईच ऑफ इट्स एम्प्लॉय अप टू मैक्सिमम ऑफ 1000, ठीक है ना। तो यूनिवर्सिटी कितना पे करेगी, 1000 रुपीज तक मैक्सिमम, यही कह रहा है ना। मैक्सिमम तुम बार बार पढ़ोगे तुम्हें समझ आएगा कहना क्या चाह रहा है। इसमें ये कह रहा है कि कोई यूनिवर्सिटी है जो अपने किसी एम्प्लॉय का 1 साल का मेडिकल एक्सपेंस मैक्सिमम 1000 रुपये कवर कर सकती है, ठीक। अब कह रहा है इफ द ईयरली मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ एन एम्प्लॉय एक्सीड ₹1000, अगर किसी एम्प्लॉय का ईयरली मेडिकल एक्सपेंस 1000 से ज़्यादा होता है, ठीक है ना। अगर किसी एम्प्लॉय का ईयरली मेडिकल एक्सपेंस 1000 से अगर ज़्यादा है तो क्या करता है, देन द एम्प्लॉय गेट्स एक्सेस अमाउंट फ्रॉम द इंश्योरेंस पॉलिसी अप टू 500। तो मतलब अगर किसी एम्प्लॉय, मान लो मैं एम्प्लॉय हूँ, अगर कॉस्ट 1000 रुपीज़ तक है तो यूनिवर्सिटी देगी। अगर 1100 हो गया, 1200 हो गया, या 1500 तक, ठीक है ना, अगर मेरा कॉस्ट है, तो जो 1000 के बाद का जो 500 रुपये हैं वो इंश्योरेंस पॉलिसी पे करेगी, है ना। तो अगर एक्सेस अमाउंट जो है वो इंश्योरेंस पॉलिसी पे करेगी 500 रुपये तक, तो मैक्सिमम 500 रुपये इंश्योरेंस पॉलिसी पे कर सकती है। तो 1000 तक अगर कॉस्ट है, मेडिकल कॉस्ट या मेडिकल एक्सपेंस, तो वो यूनिवर्सिटी देगी। 1500 तक है तो 1000 के ऊपर का जो कॉस्ट है वो आपको इंश्योरेंस पॉलिसी देगा। मान लो आपके खर्च 1600 रुपये हो गए, तो मतलब 1000 यूनिवर्सिटी देगी और 500 रुपीज़ इंश्योरेंस पॉलिसी दे रहा है, 100 रुपीज़ आपको जेब से लगाना पड़ेगा। तो ये है। तो आगे क्या कहना चाह रहा है कि इफ़ द ईयरली मेडिकल एक्सपेंस ऑफ अ रैंडमली सेलेक्टेड एम्प्लॉय हैज़ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। सो मान लो जैसे एक्स है ईयरली मेडिकल एक्सपेंस, ईयरली मेडिकल एक्सपेंस किसका, किसी एम्प्लॉय का, है ना, एक्सपेंस है। तो जो एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो है यूनिफॉर्म 252 1750। देखो एक्स का सपोर्ट दे रखा है, मतलब बता रखा है कि किसी भी एम्प्लॉय का जो कॉस्ट आता है वो 250 से 1750 आता है। मतलब कोई भी एम्प्लॉय है तो उसका जो मेडिकल एक्सपेंस है मिनिमम 250 है, मैक्सिमम 1750, उससे आगे नहीं होगा। बिकॉज है ना, आपको पता है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन है ना, पीडीएफ ये कहता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ये क्या होता है, 1 अपॉन इसका कितना डिफरेंस है, 1500 का। 1500 जब एक्स की वैल्यू 250 से 1750 होगा और 0 अदरवाइज, ठीक है ना। तो ये है। तो कहने मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन है 250 से मतलब ये है कि किसी भी एम्प्लॉय का जो मेडिकल एक्सपेंस हो सकता है 1 ईयर का, वो मिनिमम 250 होगा, मैक्सिमम 1750 होगा। और उसके बीच इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है कि 250 से 1000 के बीच अगर मेडिकल एक्सपेंस है तो उतना यूनिवर्सिटी देगी, है ना, जितना भी है। 1000 से ज़्यादा है तो 1000 तक
है ना, जो भी है यूनिवर्सिटी दे रही है एक्स्ट्रा 500 तक इंश्योरेंस पॉलिसी दे रही है। बाकी उसके अलावा जैसे 1750 तक जा सकता है। तो जिस एम्प्लॉय का अगर मान लो मेडिकल एक्सपेंस 1750 का है तो 1000 उसको यूनिवर्सिटी देगी, 500 इंश्योरेंस पॉलिसी देगी, बाकी जो 250 है वो उसका खुद का होगा, है ना, एक्सपेंस होगा, ये कहना चाह रहा है। तो अब क्वेश्चन ये है कि वाई डिनोट द अमाउंट द एम्प्लॉय गेट फ्रॉम द इंश्योरेंस पॉलिसी। अब प्रॉब्लम यहाँ क्या है, वाई वो अमाउंट है जो इंश्योरेंस पॉलिसी देती है। तो सोचो, अब मैं वाई का लिखता हूं, तुम जरा ध्यान से देखना। जो वाई है ये क्या बोल रहा है, वाई है अमाउंट पेड बाय इंश्योरेंस पॉलिसी, राइट। वाई इज द अमाउंट, है ना, वाई द अमाउंट गेट फ्रॉम इंश्योरेंस पॉलिसी। सो इंश्योरेंस पॉलिसी ये है। तो अब ध्यान से देखो, मैं तुम्हें इसको अलग अलग पार्ट में पूछ रहा हूं। तो क्या हो सकता है, एक्स है मेडिकल एक्सपेंस टोटल, है ना, टोटल मेडिकल एक्सपेंस है, ईयरली मेडिकल एक्सपेंस एक्स है। तो अभी आपने ये पढ़ा है तो रूल के हिसाब से मैं लिखता हूँ, देखो। तो एक्स की वैल्यू अगर 250 से लेके 1000 तक है, एक्स क्या है, मेडिकल, तो किसी एम्प्लॉय का मेडिकल कॉस्ट मान लो 250 से 1000 है, तो इंश्योरेंस पॉलिसी कितना पे करेगी उसको, 0। 0 ढंग से पढ़ो, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन 4 बार पढ़ो ताकि समझ आए, क्योंकि जब तक तुम्हें क्वेश्चन ही समझ नहीं आएगा आंसर कैसे लिखोगे। ढंग से पढ़ो। 1000 रुपए तक यूनिवर्सिटी पे कर रही है, इंश्योरेंस पॉलिसी 1000 के ऊपर का पे कर रही है 1500 तक, मतलब, है ना, तो वो पहले आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन ठीक से, है ना। किसी एम्प्लॉय का कॉस्ट अगर 250 से 1000 है तो इंश्योरेंस पॉलिसी 0 रुपीज देगी, क्योंकि उसको जो भी यहाँ तक का कॉस्ट है यूनिवर्सिटी पे कर रही है, तो इंश्योरेंस पॉलिसी कुछ नहीं पे कर रही है। अब अगर उसका किसी एम्प्लॉय का कॉस्ट 1000 से, आप इंक्लूड कर सकते हो कहीं पे भी, 1000 से लेके मान लो 1500 तक है, तो क्या लगता है हम्म, एक करके बताओ क्या लिखूं यहाँ पे, एक्स होगा एक्चुअली, क्योंकि एक्स तो कोई रैंडम नंबर है ना। मैं बोल रहा हूं किसी एम्प्लॉय का जो है मेडिकल एक्सपेंस, ये पता है वही क्वेश्चन है जो मैक्स मिन वाला था, याद है, मैक्स ऑफ एक्स कॉमा 10, मीन ऑफ एक्स कॉमा 10, वैसे ही क्वेश्चन है ये। तो एक्स 1000 से 1500 तक है, तो मान लो एक्स 1100 है फॉर एग्जांपल, एक्स मतलब टोटल मेडिकल एक्सपेंस उसका 1100 है, 1000 रुपये तो यूनिवर्सिटी देगी, जो 1000 के ऊपर का है वो वो इंश्योरेंस पॉलिसी दे रही, तो इंश्योरेंस कितनी देगी, 100 रुपीज देगी। किसी का 1200 कॉस्ट है तो इंश्योरेंस पॉलिसी 200 देगी, किसी का 1300 कॉस्ट है तो इंश्योरेंस पॉलिसी 300 देगी, 1400 है तो 400 देगी, 1500 है 500 देगी, 1600 है तब भी 500 ही देगी, क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी मैक्सिमम 500 रुपये देगी, ठीक है। तो अब जिसका मेडिकल एक्सपेंस 1500 से ज्यादा है और 1750 तक है, तो इंश्योरेंस पॉलिसी कितना पे करेगी उसको, हाँ, नहीं नहीं, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन। अगर किसी किसी का कॉस्ट 1500 से ज्यादा है, मान लो 1600 रुपये किसी का ईयरली मेडिकल एक्सपेंस है, तो इंश्योरेंस पॉलिसी वो कितना दे रही है, 500। तो 500 जीरो कैसे लग रहा है आपको, उसने कहा है कि 1000 रुपीज तक यूनिवर्सिटी दे रही है, 1000 के ऊपर 500 रुपये तक इंश्योरेंस पॉलिसी दे रही है, उसके बाद उसको खुद ही एक्सपेंस कर, कोई कुछ नहीं पे कर रहा, खुद ही अपना देखना है। देख लो एक बार ठीक से, हाँ। तो इसका खर्चा तो ये बता रखा है ना कि किसी का जो मेडिकल एक्सपेंस है वो 250 से 1750 तक हो सकता है। क्वेश्चन ने कह रहा है, बता रखा है आपको कि किसी एम्प्लॉय का जो मेडिकल एक्सपेंस है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर 250 टू 1750। तो आपको बता रहा है डेटा कि किसी एम्प्लॉय का जो ईयरली मेडिकल एक्सपेंस है वो 250 से लेकर 1750 तक है, तो अगर 1500 से ज्यादा हो गया खर्चा तब भी उसको 500 तक ही मिलेगा ना, यही तो कह रहा है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इफ द मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ एम्प्लॉय एक्सीड 1000, तो अगर 1600 हो गया तो 1000 ज्यादा ही है, 1700 हो गया तब भी 1000 ज्यादा है। तो अगर मेडिकल एक्सपेंस 1500 से ज्यादा है देन द
एम्प्लॉय गेट द एक्सेस अमाउंट, एक्सेस अमाउंट, तो जो 1000 है जितना ऊपर है, एक्सेस अमाउंट कहां से मिलेगा? इंश्योरेंस पॉलिसी से, अप टू मैक्सिमम ऑफ 500। तो जैसे 1600 जिसका मेडिकल एक्सपेंस आया ईयर का, तो उसका 600 रुपीज एक्सेस अमाउंट हुआ। लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसी की कंडीशन क्या है कि वो मैक्सिमम 500 पे करेगी। तो अगर आपका 1600 एक्सेस 600 एक्सेस अमाउंट है, स्टिल यू विल गेट ओनली 500 फ्रॉम द इंश्योरेंस पॉलिसी। 1700 जिसका मेडिकल एक्सपेंस है, तो ये 700 एक्सेस अमाउंट है, तो स्टिल उसमें 500 ही मिलेगा उसको। 1750 है तब भी मिलेगा। अगर 1400 कॉस्ट है तो एक्सेस अमाउंट 400 का है, तो 400 इंश्योरेंस पॉलिसी देगा। क्लियर है? देख लो। हाँ, तो जब क्वेश्चन को ठीक से पढ़ेंगे समझ आ जाएगा। अब देखिए, मुझे एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन पता है। अब वाई एक फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल, आपको याद है वाई इज जी एक्स एक्चुअली। तो मैं आप लोगों से अगर पूछूं क्या वाई का सीडीएफ निकाल पाओगे आप? अब ये उसी तरीके से मैं निकालूंगा जैसे मैक्सिमम मिनिमम का निकाला था। ये है, बताओ क्या हम लोग वाई का सीडीएफ निकाल पाएंगे? मुझे देखो, एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन जैसे मैं अगर लिखूं यहां से, अभी जो मैं बता रहा था, एक्स का पीडीएफ तो मैं लिख ही चुका हूं। अगर एक्स का मैं सीडीएफ लिखूंगा तो ये आएगी, कितना आता है? इसको 250 से लेके एक्स तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो एक्स माइनस 250 अपॉन 1500, ये सीडीएफ है किसका? एक्स का। कब? जब एक्स की वैल्यू 250 से 1750 तक है, 1750 तक है, जीरो उसके पहले है, जीरो है अगर एक्स लेस देन 250 है, वन है अगर एक्स मोर देन इक्वल टू 1750 है। ठीक है, तो ये आपका एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है ना? तुमने अगर वीडियो देखे होंगे उसमें मैंने दूसरा अप्रोच लगाए थे, अभी मैं इससे सॉल्व कर रहा हूँ। पिछले साल दूसरे तरीके से कराया था, मतलब वही चीज़ है लेकिन दूसरे तरीके से लिखा है मैंने। तो यहाँ यूनिफॉर्म 250 1750 है, क्योंकि ये सब लास्ट ईयर भी करा चुका हूँ, क्योंकि ये 2022 का है ना। तो तो ये हो गया। अब मैं वाई का सीडीएफ निकालता हूँ। सीडीएफ निकालो, बाकी काम इससे हो जाएगा। बताओ भाई। चलो एक काम करते हैं, अभी जो चीज़ें निकाल सकते हैं वो इजीली निकाल देता हूँ। जैसे एक तो है बी पार्ट, बी पार्ट बहुत इजीली आ जाएगा। इसने कहा कि y इज मोर देन 300। अब समझो जरा, तो जब y मोर देन 300 है तो क्या लगता है x का रेंज यहाँ पे क्या होना चाहिए? व्हाट इज y? y अमाउंट पेड बाय इंश्योरेंस पॉलिसी। तो कह रहा है कि इंश्योरेंस पॉलिसी 300 से ज्यादा पे कर रही है, तो इसका क्या मतलब है कि उस पर्सन का टोटल एक्सपेंस ईयरली कितना हो रहा होगा? हाँ, कम से कम 1300 रहा होगा, क्योंकि इंश्योरेंस क्वेश्चन क्या प्रोबेबिलिटी है कि इंश्योरेंस पॉलिसी मिनिमम 300 रुपए पे कर रही है, तो इसका मतलब है कि उस पर्सन का ईयरली मेडिकल एक्सपेंस कम से कम 1300 रहा होगा। तो ये हो जाएगी 1300 से लेके, क्योंकि जिसका 1300 होगा उसको 300 इंश्योरेंस पॉलिसी पे करेगी, 1400 पे 400, 1500 पे 500, 1600 पे भी 500, 1700 पे भी 500, 1750 पे भी 500। 1750 से ज़्यादा किसी का मेडिकल एक्सपेंस नहीं होगा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी एम्प्लॉय का जो कॉस्ट है, मेडिकल कॉस्ट ईयरली, वो 250 से 1750 तक ही है। 250 से कम किसी का नहीं है, 1750 से ज़्यादा किसी का नहीं है। ये नहीं हो सकता। तो यहाँ से ये 1750 हो गया। अब मुझे एक्स का पीडीएफ पता है, तो क्या मैं ये प्रोबेबिलिटी निकाल सकता हूँ? क्या आएगी? तो सिंपली इंटीग्रेट कर लीजिए आप। 1300 से लेके 1750 तक इसका पीडीएफ है 1/1500 डी एक्स। कितना आ जाएगा ये? या सीडीएफ भी लगा सकते थे आप, सीडीएफ एट 1750 माइनस सीडीएफ एट 1300। सीडीएफ वाला जो फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पीडीएफ भी है सीडीएफ भी है, तो हम लोग प्रोबेबिलिटी सीडीएफ से भी निकाल सकते हैं, पीडीएफ से भी निकाल सकते हैं। सो कितना आएगा ये? 1700 में से 1750 1300 घटा लो, 450 का डिफरेंस है। 450 बटे 1500, तो काट लो इसको, है ना? तो 15 ये 45, ये आ गया 3/10। तो बी पार्ट मैंने सॉल्व किया है 3/10, तो ये ओके है। अब मीडियन ऑफ वाई पूछ रहा है, क्वांटाइल ऑफ वाई पूछ रहा है, मीन ऑफ वाई पूछ रहा है, तो उसके लिए मुझे पहले वाई का डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। तो मैं वाई का निकालूंगा सीडीएफ। देखो, अब ये है मेरे पास E1 E2 E3। ठीक, सीडीएफ क्या इसके लिए निकाल रहे हो मीडियन ये सब के लिए?
हाँ, पीडीएफ से मीडियन निकाल लेंगे। नहीं तो मीडियन तो ये पीडीएफ से ही आ जाएगा, फिर पीडीएफ क्यों? वो भी चलेगा, लेकिन वाई का पीडीएफ मीडियन किसका पूछा है? मीडियन तो वाई का पूछा है ना। हमें देखो मीन वाई का चाहिए, मीडियन वाई का चाहिए, क्वांटाइल वाई का चाहिए, 0.6 क्वांटाइल ऑफ वाई। हालांकि है ना, चलो मैं अगर डी पार्ट भी अगर सॉल्व करूं, 0.6 क्वांटाइल ऑफ वाई का क्या डेफिनेशन तुम्हें मैं याद दिलाता हूं कि ये जो पीएथ क्वांटाइल था, पीएथ क्वांटाइल ऑफ वाई, इसका क्या मतलब है? लेकिन वाई तो मैं बता दूं यहाँ पे एक्स कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, वाई जो मिक्स रैंडम वेरिएबल है एक्चुअली। वाई क्या है यहाँ पे? मिक्स रैंडम वेरिएबल है, क्योंकि वाई के पास पीडीएफ भी होगा पार्शियली और पीएमएफ भी होगा। जैसे मैं आपसे अगर पूछ लूँ कि क्या प्रोबेबिलिटी है वाई बराबर 0 होने की, तो ये वही होगी जो एक्स की प्रोबेबिलिटी है 250 से 1000 होने की। और ये कितनी आ जाएगी? सिमिलर तरीके से सॉल्व करेंगे आप तो 1000 में से 750 बटे 1500, तो यहाँ से आ गया 1/2, यही ना? ओके। सिमिलरली अगर आप फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 500, सो क्या प्रोबेबिलिटी है कि इंश्योरेंस पॉलिसी 0 रुपये पे करेगी? तो वो 1/2। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो एम्प्लॉय है दैट विल गेट 500 फ्रॉम द इंश्योरेंस पॉलिसी? तो ये y की वैल्यू 500 कब है? जब x की वैल्यू 1500 से 1750 है, यही ना? तो कितने का डिफरेंस है इसमें? 250 का। और 250 से क्या 1500 डिफरेंस ले लो, कितना हो गया? 0 0 काट दो, तो 25/150, 1/6। तो ये है, बाकी की प्रोबेबिलिटी उस बीच में लाई करेगी जो पीडीएफ होगा। अच्छा एक चीज बताओ, जैसे x का सपोर्ट क्या था इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं, तो x का रेंज है 250 से 1750, और मैं आप लोगों से पूछूं y का रेंज क्या है यहाँ पे? व्हाट इज रेंज ऑफ y हेयर? y की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है? y क्या है? अमाउंट पेड बाय इंश्योरेंस पॉलिसी, तो कितनी होगी? 0 to 500 इंक्लूडिंग 0 इंक्लूडिंग 500, तो यहाँ 0 से 500, तो सपोर्ट 0 से 500 है। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी y लेस देन इक्वल टू 0, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी y लेस देन इक्वल टू 0? आपको याद है ना? तो y की तो मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है ना, तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है y इज इक्वल टू 0 ना एक्चुअली, है ना? और ये कितना आया था? क्योंकि y नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता ना, y तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, y तो 0 से 500 में है। तो ये y बराबर 0 प्रोबेबिलिटी कितनी आई है? 2, 1/2। तो y बराबर 0 है, प्रोबेबिलिटी 1/2 आई, तो y लेस देन इक्वल टू 0। अब ये बताओ प्रोबेबिलिटी y मोर देन इक्वल टू 0 कितनी आएगी? अच्छा इसका मैं अगर कॉम्प्लीमेंट भी ले लूँ, चलो पहले मैं इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेता हूँ। तो ये जो y लेस देन इक्वल टू 0 है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? y मोर देन 0, यही ना? तो ये तो पता है कि अगर y लेस देन 0 है तो y मोर देन 0 कितना आएगा? 1/2। अच्छा तो मैं अगर आपसे ये पूछ लूं कि क्या प्रोबेबिलिटी है y मोर देन इक्वल टू 0, अगर ये पूछना चाहूं तो क्या होगा? y मोर देन 0 का क्या मतलब है? y वाज द अमाउंट पेड बाय द इंश्योरेंस पॉलिसी, और इंश्योरेंस पॉलिसी तो कम से कम कितना पे करेगी? मतलब ये तो इसमें पूरा सपोर्ट आ गया, अगर तुम ध्यान से देखो पूरा सपोर्ट नहीं आ गया इसमें? ये 250 से लेके 1750 तक, ये तो पूरा सपोर्ट, ये तो 1 हो गया। अच्छा जैसे मैं अभी अभी किस ऑप्शन को टारगेट कर रहा हूं? मैं बी ऑप्शन, मैं सी को टारगेट कर रहा हूं। सी वाला ऑप्शन क्या है कि मीडियन ऑफ वाई इज 0। तो मैं इस तरीके से कर रहा हूं, दूसरा तरीका भी मेरे पास है, तो मैं पहले इससे भैया अभी मैं सीडीएफ निकालूंगा वाई का, मैंने सीडीएफ निकाला नहीं है तो वैसे मैं सी सॉल्व कर रहा हूं। तो मुझे ये बताओ कोई कि अगर मैं डेफिनेशन याद दिलाऊं आपको कि 0 इज मीडियन ऑफ वाई इफ एंड ओनली इफ, किसी को याद है डेफिनेशन क्या था मीडियन का डेफिनेशन? बोलो।
नहीं नहीं नहीं, मीडियन का डेफिनेशन, मीडियन कि कोई नंबर मीडियन, स्मॉल x इज मीडियन ऑफ रैंडम वेरिएबल y इफ एंड ओनली इफ व्हाट। वो तो कॉन्टिन्यूअस में होता है, y तो कॉन्टिन्यूअस है ही नहीं यहाँ पे, y तो मिक्स रैंडम वेरिएबल है। तो एक तो ये लिखा था मैंने, हाँ, कि प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू, यहाँ y के लिए लिख रहा हूँ मैं, वो जो सी डी एफ इज इक्वल टू हाफ है वो सिर्फ कॉन्टिन्यूअस है वैलिड, y यहाँ मिक्स रैंडम वेरिएबल है, x कॉन्टिन्यूअस है, मैं y की बात कर रहा हूँ। सो y लेस देन इक्वल टू 0 इज मोर देन इक्वल टू हाफ एंड प्रोबेबिलिटी y मोर देन इक्वल टू 0 इज मोर देन हाफ। तो मेरा तुमसे क्वेश्चन ये है कि क्या ये वाली कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड है कि नहीं, देख के बताओ। 0 कब मैं डेफिनेशन लिखा, अगर मैं x लिख दूंगा तो यहाँ x हो जाएगा, या यहाँ अगर मैं y लिख दूंगा तो यहाँ y आ जाएगा, जो भी k लिख दूंगा k आ जाएगा। क्या ये वाली कंडीशन यहाँ होल्ड कर रही है, यस सर नो? इसी को मैंने वैसे भी लिखा होगा कि आपको याद हो कि सी डी एफ एट 0 मोर देन इक्वल टू हाफ हो जाएगा एंड सी डी एफ एट 0 माइनस लेस देन हाफ हो जाएगा, ये लिखा था ना, यही चीज निकल के आ जाएगी यहाँ से करूंगा तो। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना? तो इसका मतलब है कि तुम सी डी एफ का डेफिनेशन ध्यान से देखो जाके, तो यहाँ से अगर तुम देखोगे तो ये है सी डी एफ एट 0 हाफ है और सी डी एफ एट 0 माइनस भी हाफ है इस क्वेश्चन में। तो ये भी इसको ऐसे लिखा होगा मैंने, है ना, इसी को, ये तो सी डी एफ एट 0 हो गया, और अगर इसको मैं 1 माइनस कर दूं तो 1 माइनस करूंगा इधर आ जाएगा ये, तो लेस देन इक्वल टू हाफ हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू हाफ, हाँ चेक करो, है ना, क्योंकि 1 माइनस करूंगा तो लेस देन 0, तो ये इधर आ जाएगा, हाँ ठीक है। तो ये तरीका था, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है इनफैक्ट। कोई भी एक, अभी चाहो तो नोट्स बना रखे हो तो डेफिनेशन देख लो सीडीएफ का, मैंने कहा था कि हर जगह कॉन्टिन्यूस ही नहीं होगा, डिस्क्रीट भी हो सकता है, मिक्स भी हो सकता है, तो कॉन्टिन्यूस वाले थोड़ी लगाना है। तो इनफैक्ट यहाँ से पता चल रहा है कि 0 मीडियन है, तो ये ओके है, 0 इज द मीडियन ऑफ वाई। अब क्वेश्चन है ई वाई कैसे आएगा, तो अभी देखो सी ऑप्शन में दूसरे तरीके से भी निकाल के दिखाऊंगा तुम्हें, है ना, सीडीएफ से। अब क्वांटाइल चाहिए, ये क्वांटाइल ऑफ ऑर्डर 0.6 ऑफ y इक्वल टू 100, इसका क्या मतलब है? अभी याद करो कि व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ pth क्वांटाइल, जैसे या मैं इसी पॉइंट को लिखता हूं कि 0.6 क्वांटाइल ऑफ y इज 100 इफ एंड ओनली इफ, बताओ कोई डेफिनेशन, या अगर ये याद ना आ रहा हो तो मैं अगर ये लिख देता हूं कि x इज pth क्वांटाइल, या चलो अभी y के टर्म में लिख देता हूँ, y का चाहिए ना, y इज pth क्वांटाइल ऑफ कैपिटल Y इफ एंड ओनली इफ, या तो ये डेफिनेशन बता दो या वो बता दो, ये जिनको नहीं आ रहा है पहले ये बताओ, ये डेफिनेशन देखो क्या था, pth क्वांटाइल का क्या डेफिनेशन था, मीडियन इज 1/2th क्वांटाइल, तो यहाँ p की जगह 1/2 रख देंगे तो यही मीडियन बन जाता है। तो कैसे यूज करना याद रहेगा तभी तो यूज कर पाओगे, बताओ क्या लिखूं? तो ये था एफ वाई ऑफ वाई, तो एक तो पहले वही लिख देता हूँ डेफिनेशन, एक तो डेफिनेशन ये था कि प्रोबेबिलिटी एक्स या वाई मोर देन इक्वल टू वाई, है ना, एक तो डेफिनेशन ये लिखा होगा मैंने, मोर देन इक्वल टू वाई मोर देन इक्वल टू पी एंड प्रोबेबिलिटी वाई लेस देन इक्वल टू वाई, ये क्या होगा? ग्रेटर इक्वल टू 1 माइनस पी, यही डेफिनेशन लिखा था मैंने, तो है ना, इसी में ये, या इसको जो आप बता रहे दूसरे तरीके से लिखेंगे, दैट इज यही चीज को मैंने लिखा था, नोट देख लो आप लोग, तो ये था आई थिंक यहाँ पे उल्टा लिख दिया मैंने ना, एक में लेस देन इक्वल टू जो होगा वो मोर देन इक्वल, मतलब यहाँ पे ऐसा होगा, एक मिनट, वो मोर देन को लेस देन लिख दिया ना मैंने, सो यहाँ था कि प्रोबेबिलिटी y लेस देन इक्वल टू y, ये मोर देन इक्वल टू p होगा, एंड प्रोबेबिलिटी y मोर देन इक्वल टू y, ये मोर देन इक्वल टू 1 माइनस p, ये था। तो जैसे यहाँ से मैं इसको चेंज कर देता हूँ, अभी समझ आ जाएगा, तो यहाँ से ये था कि CDF ऑफ y इज मोर देन इक्वल टू p एंड इसको मैं 1 माइनस करूँगा
तो ये आ जाएगा 1 माइनस सी डी एफ ऑफ वाई एट वाई माइनस, तो 1 माइनस ये उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू पी। ये है, कोई भी एक याद, जो शुरू में बताया था उन्होंने यही बताए थे, तो आप ये याद रख सकते हैं या ये याद रख सकते हैं, ये डेफिनेशन है। अब यही वहां पे लगाते हैं, देखो यही वाला डेफिनेशन, ये डेफिनेशन लिखा हुआ क्लास में हमने, अब इसी डेफिनेशन को मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ कि 0.6 क्वांटाइल ऑफ y इज 100, तो लिखा था ना कि y इज pth क्वांटाइल, या मैं इसको अगर ठीक से लिखूं 100 इज 0.6 क्वांटाइल ऑफ y if and only if 100 is 0.6 क्वांटाइल, 100 जो है 0.6 क्वांटाइल है किसका, y का, if and only if। तो इसके हिसाब से मैं ये लिख देता हूँ लोअर वाला ना, तो इसके हिसाब से p 0.6 है, स्मॉल y है वो 100 है, तो ये आ जाएगा सी डी एफ ऑफ कैपिटल y एट 100 is more than equal to 0.6 and CDF of y at 100 minus this is less than equal to 0.6। चेक कर लीजिए, अब ये चेक करना है ट्रू है कि फॉल्स है, क्या ये सही कह रहा है, हमें देखना है क्या ये सही है। तो यहां से आएगा, सो नाउ बताओ इसका क्या मतलब है, पहले वाले का मतलब है प्रोबेबिलिटी कैपिटल वाई सीडीएफ है ना, लेस देन इक्वल टू 100। अब तुम सोचो, पहले मैं ये क्वांटिटी कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये मुझे चेक करना है, तो पहले मैं ये क्वांटिटी कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है ना, यही चीज़ तो है सी डी एफ ऑफ वाई एट 100। तो ये सिर्फ एग्जाम में जाएगा ना, छोड़ने लायक क्वेश्चन है कि इन्हीं से तुम्हें लगे बहुत टाइम लगेगा, स्किप करो इसको, क्योंकि इतना टाइम नहीं है ना कि हम इतना करते रहें, तुम स्किप कर दो ये है। और ये 2022 का पेपर है, इसमें जो फर्स्ट रैंक जिस बच्चे का था उससे 69 मार्क्स थे उस समय, तो है ना, मतलब टॉपर्स को भी इवन छोड़ना पड़ता है, इस तरह क्वेश्चन है ना, करना ही पड़ेगा, तो आप लोगों को भी छोड़ने पड़ेंगे। तो है ना, मतलब आप में से ही कोई होगा, जरूरी थोड़ी 100 में 100 लाने हैं, पेपर 22 का पेपर मुश्किल था, 23 का उससे ज़्यादा मुश्किल था, 24 का तो सबसे आसान आ गया इस तरह से, तो वैसा हुआ। तो ठीक है, अब बताओ वाई लेस देन इक्वल, सोचो वाई क्या था, अमाउंट पेड बाय इंश्योरेंस पॉलिसी, तो इंश्योरेंस पॉलिसी 100 या उससे कम पे करेगी, इसका क्या मतलब है कि टोटल एक्सपेंस कितना रहा होगा उस एम्प्लॉय का, 1100 से कम, है ना, क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी एक्सेस अमाउंट पे कर रही है, तो वो 100 रुपीज़ या उससे कम है, तो इसका मतलब जो एम्प्लॉय का जो कॉस्ट है वो 1100 से कम है, और हमें पता है कि ये 250 से ज़्यादा होगा क्योंकि 250 से स्टार्ट था। अब क्या ये प्रोबेबिलिटी हम निकाल पाएंगे, इजीली निकाल पाएंगे, क्योंकि हमें एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन पता है यूनिफॉर्म 250 टू 1750, तो ये आ जाएगा डिफरेंस कितने का है, 1000 में से 250 घटा दो, तो 750 बट सॉरी 1100 में तो 350 बचेगा ना, कितना होगा 1100 माइनस 250 850 ना, कितना होगा चेक कर लो एक बार, सही लिख रहा हूँ मैं, 1500, यही है। मतलब आप इंटीग्रेट करोगे 1/1500 को 250 से 1100 में, तो ठीक है भाई, तो कितना आ गया, कैंसिल हो गया, चेक कर लो इसको, हमें देखना है कि 0.6 से ज़्यादा आया है कि नहीं आया, ये देखना है मेनली। तो 85/150 को कैलकुलेटर से निकाल कर देखो कितना आता है, सो 85/150 कैंसिल करेंगे 17, है ना, इसको कैलकुलेटर से अप्रोक्सीमेट करो कितना आया, 0.56। अब क्वेश्चन है क्या ये मोर देन इक्वल 0.6 है, नो, तो सेटिस्फाई तो नहीं कर रहा है, तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसका मतलब, तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये गलत आंसर है, तो इतना पे आउट हो गया, क्योंकि दोनों होल्ड करने चाहिए दिस एंड दिस, तो जब ये होल्ड नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये है ना, सो दिस इज मोर देन इक्वल टू 0.6, सो आंसर इज नो, सो नहीं है, तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन गलत है, तो डी इसलिए गलत हो गया। अब बचता है ए कि y का एक्सपेक्टेशन कैसे आएगा, तो y में पीएमएफ पार्ट भी है पीडीएफ पार्ट भी है एक्चुअली,
बोलो क्या करोगे? सो हाउ टू फाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। तो एक तो यहाँ से है ना, मतलब ये तो पीडीएफ पार्ट में ही है, लेकिन वाई का तुम्हें पीडीएफ निकालना पड़ेगा, पार्शियल पीडीएफ होगा इसके पास, और वो क्या होगा? कई सारे ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन है हमारे पास कि यहाँ पे तुम देखो y की प्रोबेबिलिटी, y जीरो होने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 1/2। y 500 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6। y उस बीच में आने की, इसमें आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो है ना, जो y की वैल्यू 0 से 500 में होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? सो y की प्रोबेबिलिटी स्ट्रिक्टली मोर देन 0, स्ट्रिक्टली लेस देन 500, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? टोटल 1 होता है ना, तो ये 1 - 1/2 है ना। आप चाहो तो वैसे भी देख सकते हो कि ये वही होगा जब x की वैल्यू, अगर वैसे देखना चाहो तो 1000 से ज़्यादा होगा, और ठीक है ना, 1000 ज़्यादा होगा और कितना होगा, 1500 से कम होगा, तभी ऐसा हो सकता है। ठीक है, और ये निकालोगे तो ये 500/1500, तो 1/3 आ जाएगी। टोटल 1 आ रहा होगा, 1/2 + 1/6 + 1/3, देखो 1 आ रहा होगा, है ना। ओके, अब आप एक्सपेक्टेशन कैसे निकालोगे बताओ? सो y 0 से 500 में है, और 0 से 500 का मीन कितना आएगा? 250। देखो हो क्या रहा है कि जब x 1000 से 1500 में है, तो y जो है वो 0 से 500 में है, यही ना। देखो, सो 1000 से 1500 में x - 1000 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0 to 500। हाँ, तो ये यूनिफॉर्म 0 to 500 हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक इस तरीके से अगर मैं निकालूंगा, मैं दूसरा अप्रोच से भी सॉल्व करूंगा। अभी मैंने वो अप्रोच नहीं लगाया, मैं कह रहा था ना y का CDF निकालेंगे, और y का CDF निकाल लिया तो एक बार सारे ऑप्शन डायरेक्टली हो जाएंगे। तो मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, CDF से सारे ऑप्शन आ जाएगा, है ना। तो y का CDF उसके लिए मुझे निकालना पड़ेगा, तो पहले मैं y का CDF निकालूंगा तो सीधा सीधा काम हो जाएगा। तो ये एक मेथड है, मैं दूसरे मेथड से इसी क्वेश्चन को भी सॉल्व करूंगा, सेकेंड मेथड से। तो यहाँ से मुझे लग रहा है EY जो आएगा, एक तो डिस्क्रीट वाले पार्ट में आएगा 0 × 1/2 और 500 × 1/6। अब ये y मान लो यूनिफॉर्म 0 से 500 में, क्यों? क्योंकि 1000 से x क्या था? x वाज यूनिफॉर्म 250 to 1750, तो 1000 से 1500 में होने की क्या प्रोबेबिलिटी है इसकी? 1/3। तो ये 1/3 प्रोबेबिलिटी है कि y 0 से 500 में होगा। और अगर y 0 से 500 में है, यूनिफॉर्म 0 से 500 में, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस है, देखो x जब 1000 से 1500 में है तो y बराबर x है, और x कॉन्टिन्यूस है, तो y कॉन्टिन्यूस होगा इस सपोर्ट पे, अदरवाइज डिस्क्रीट है बाकी पे। तो अगर यूनिफॉर्म 0 से 500 है तो उसका मीन कितना होता है? a + b/2, यही ना। यूनिफॉर्म 0 to 500 क्या होगा? यहाँ मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि y का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, है ना, मतलब 0 और 500 पे मास है, तो ये डिस्क्रीट पार्ट है, फुली डिस्क्रीट नहीं है, और ये कॉन्टिन्यूस पार्ट। इसका मतलब ये है कि ये y मिक्स रैंडम वेरिएबल एक्चुअली, इट्स नॉट फुल्ली डिस्क्रीट, ना ही फुल्ली कॉन्टिन्यूस है। तो ये आ जाएगा 250, 500/2 a + b/2। तो इसको जरा कैलकुलेट करो कितना आता है यहाँ से। तो यहाँ से EY कितना बन रहा है? ये तो 0 हो गया, ये 500/6 और ये 500/6, तो 500/12 आ गया। ये तो चेक करो, 12 आ गया। नहीं नहीं, एक सॉरी, मैंने गलती कर दी है, 3 आएगा। हाँ हाँ, वो मैंने गलती कर दिया कैलकुलेशन में। एक मिनट, ये क्या था? 0 हो गया ना, 500/6, 500 गलती से ना वो कर दिया। तो 6 एलसीएम ले लो, तो 2 × 500 मतलब 1000, ऊपर मुझे 2 मल्टीप्लाई करना था, मैंने डिनोमिनेटर में कर दिया, तो ये 1000/6 आ जाएगा, जो कि 500/3 होगा। तो एक तो अप्रोच ये है जिससे ए सही है। मैं दूसरे मेथड से इसी क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा अभी। तो अभी मैंने y का डिस्ट्रीब्यूशन कहीं नहीं निकाले हैं, जो भी काम किया x का डिस्ट्रीब्यूशन से ही किया हमने, है ना।
देखो y का डिस्ट्रीब्यूशन कहीं नहीं निकाला मैंने कि y का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, CDF PDF कहीं नहीं निकाला y का हमने। जो भी काम किया x के डिस्ट्रीब्यूशन से ही काम किया है। अभी मैं y का CDF निकालूंगा तो उससे और आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो हमने सारे ऑप्शन टिक कर लिए इसी बेसिस पे, कुछ यहाँ किया था, कुछ हमने यहाँ यूज़ किए हैं, बस इतना ही है, आगे तो यूज़ किया नहीं। तो ये 2 पेज में मैंने सॉल्व किया है। अब इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे अप्रोच से करता हूँ जो कि मुझे लगता है आसान होगा इससे, लेकिन चैलेंज यहाँ आएगा कि आप y का CDF निकाल पाओगे तब। चलो मैं सॉल्व करता हूँ। देखो कुछ पूछना है किसी को, देख लो एक बारी, क्वेश्चन पढ़ लो और ऑप्शंस देखो क्या है। बी हमने यहाँ ट्राई किया था और डी यहाँ ट्राई किया, डी ऑप्शन है ना, तो ये डी ऑप्शन यहाँ ट्राई कर रहे थे हम, नहीं ए था ना, सॉरी नॉट डी, हाँ ए ऑप्शन हम यहाँ ट्राई कर रहे थे, ए के लिए ये अप्रोच था। तो ए हमने ई वाई यहाँ से निकाले हैं, क्योंकि y 0 पे डिस्क्रीट है, 500 पे डिस्क्रीट है, उस बीच में कॉन्टिन्यूअस है y। वो आप हाँ दे रखा है ना, व्हाट इज सपोर्ट ऑफ x। अगर आपसे पूछूं कि रैंडम वेरिएबल x का रेंज कितना है इस क्वेश्चन में, व्हाट इज रेंज ऑफ x, सपोर्ट ऑफ x। सपोर्ट क्या होता है, रेंज ऑफ रैंडम वेरिएबल, तो रेंज क्या होता है, जो वैल्यू ले सकता है वो। तो हमें क्वेश्चन में सपोर्ट गिवन है रैंडम वेरिएबल का, रेंज गिवन है यहाँ पे, इसीलिए जो सपोर्ट है वो x का रेंज है। तो बी और डी यहाँ सॉल्व है, बी और ए बी यहाँ सॉल्व है, और सी डी यहाँ सॉल्व है ना। तो हम लोग मीडियन यहाँ से डिसाइड किए थे, तो यहाँ मीडियन यहाँ से आ गया था, क्वांटाइल यहाँ से आ गया था, ये क्वांटाइल के लिए था। ठीक है, तो ये वाला आई थिंक डी ऑप्शन था और ये सी ऑप्शन के लिए कर रहे थे। चलो दूसरे अप्रोच से बताता हूँ यही क्वेश्चन। देखिए दूसरे अप्रोच पे आते हैं। तो हमें ये पता है कि x इज यूनिफॉर्म 250 टू 1750 और y हमने लिखा है 0 जब x की वैल्यू 250 से लेके 500 तक है, और ये x होगा अगर x की वैल्यू 500 से, इक्वलिटी आप कहीं भी लगा सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम लग रहा है यहाँ लगा दे यहाँ भी लगा दे, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वैल्यू सेम देगी वो। 500 से 1000 रुपीज़ तक है, फिर ये 500 ही हो जाएगा अगर x की वैल्यू 1000 या 1000 से ज़्यादा है। ठीक है ना, सॉरी 1500 से ज़्यादा है ना, क्या लिख रहा हूँ मैं, यहाँ गलती किया लिखने में, एक बार चेक कर लो, ये 1000 था ना, 1000 तक, ये 1000 तक था, और यहाँ 1000 से स्टार्ट करके 1500 तक, और इधर 1500 से 1700 1750 तक। ठीक है जी, देख लो यही था, एक बार चेक कर लो यहाँ पे देखो, ये था ना। तो 250 से 1000 जीरो, फिर 1000 से 1500 एक्स, और 1500 से 1750 500। ओके, तो मतलब इंश्योरेंस y इज द अमाउंट पेड बाय इंश्योरेंस पॉलिसी, x इज द अमाउंट टोटल मेडिकल एक्सपेंस। अब मुझे क्या करना, मुझे x का PDF CDF पता है, तो आप लोग जैसे मैं पहले भी लिख रखा था कि ये 1/1500 है जब x की वैल्यू 250 से 1750 में है। CDF भी आप जानते हैं है ना, तो x का CDF मैंने भी लिख रखा वहाँ पे 0 व्हेन x लेस देन 250, ये आएगा x माइनस 250 अपॉन 1750 माइनस 250, जो कि है ना x बिटवीन 250 एंड 1750, और ये 1 व्हेन x इज मोर देन इक्वल टू 1750। x का मुझे चाहिए y का CDF। अब देखो, सो आई नीड CDF ऑफ y, सो प्रोबेबिलिटी कैपिटल Y लेस देन इक्वल टू y। और आपको याद होगा मैथ्स वाला क्वेश्चन कैसे किया था, टोटल प्रोबेबिलिटी यूज करके, तो मैं फिर से वही यूज करूंगा। सो हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ A को लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन EI समेशन ओवर I टोटल प्रोबेबिलिटी। तो इसको लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ y लेस देन इक्वल टू y इंटरसेक्शन x बिटवीन, ये 3 पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा, x बिटवीन 250। अच्छा आपने भी y का रेंज भी निकाला था है ना, तो हमने कहा था y का रेंज क्या होगा, ये जो कैपिटल Y है दैट विल टेक वैल्यू 0 टू 500 है ना। तो मुझे y का CDF निकालना। अब देखिए अगर मैं y का CDF लिखूं
तो मेरा y का CDF कुछ ऐसा दिखेगा, क्योंकि y अगर लेस देन 0 है तो 0 होगा, y मोर देन 0 लेस देन 500 तो ये मुझे निकालने हैं, y मोर देन इक्वल टू 500 तो ये 1 होगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसका सपोर्ट 0 से 500 है, जो y रैंडम वेरिएबल है उसका रेंज 0 से 500 है। यही है अमाउंट पेड बाय द इंश्योरेंस पॉलिसी। अब यहाँ से अगर आप बस मुझे ये क्वांटिटी कैलकुलेट करना है, तो जब y मेरा 0 से 500 तक है तो मुझे कैलकुलेट करना कि यहाँ क्या आएगा। CDF आ गया तो उसके बाद सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो चलिए, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ उसके लिए, तो उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटरसेक्शन ए, आई फ्रॉम 1 to n। इसी को आप लोग लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू ए गिवन EI, आई फ्रॉम 1 to n। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू ए गिवन EI। चलिए, तो ये मेरा इवेंट है दिस, और दूसरा मैं 3 पार्ट में ब्रेक करूंगा, E1 E2 E3। E1 इवेंट, E2 इवेंट, E3 इवेंट। तो करो तुम लोग अपने हिसाब से ब्रेक करो, देखो क्या आएगा। दिस प्लस, है ना, ये है एक इवेंट, चलो ऐसे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, प्लस आएगा, हम 3 पार्ट में लिखेंगे। सो प्लस प्रोबेबिलिटी y लेस देन इक्वल टू y, ये एक इवेंट है। इंटरसेक्शन दूसरा लूँगा, A इंटरसेक्शन E2, तो x बिटवीन, राइटिंग देख लेना, ना समझ आए पूछना, 1000 से 1500। और तीसरा है, तो ये एक इवेंट है, और x की वैल्यू 1500 से 1750 तक। ठीक है, किसी को डाउट है इसमें? देखो बताओ। जस्ट हमने क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, ये एक इवेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सो ए इंटरसेक्शन E1 प्लस ए इंटरसेक्शन E2 प्लस ए इंटरसेक्शन E3। अब आप ध्यान से देखो, जब x की वैल्यू 250 से 1000 है तो मेरा कैपिटल Y किसके इक्वल है? 0 के। तो यही चीज़ मैं लिखता हूँ दोबारा, देखो। तो अब आप समझो इसको, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी कैपिटल Y की वैल्यू क्या है, ये कैपिटल Y है यहाँ पे, ठीक है ना, और स्मॉल y कोई फिक्स नंबर है, तो जो स्मॉल y यहाँ हो सकता है वो 0 से 500 तक हो सकता है, उसी के लिए मुझे कैलकुलेट करना है। तो स्मॉल y है ना, जैसे आप निकालते हो CDF एट x स्मॉल x, तो वैसे ही, तो y कोई फिक्स नंबर होगा इस बीच का, कैपिटल Y रैंडम वेरिएबल है। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, जब x मेरा 250 से 1000 है तो y की वैल्यू 0 है, तो 0 लेस देन इक्वल टू स्मॉल y, ये एक इवेंट है, और आगे है x बिटवीन 250 एंड 1000, ये है, प्लस दूसरा मैं ये वाला अब लिखता हूँ, जब x 1000 to 1500 है, जब x 1000 to 1500 तो y की वैल्यू x है, तो कैपिटल X लेस देन इक्वल टू स्मॉल y, ये एक इवेंट है। इंटरसेक्शन x बिटवीन 1000 एंड 1500, ये है। आगे आप आएंगे, हाँ जी, y 1000 यस यस, एक मिनट, 1000 माइनस x, नहीं ये x माइनस 1000 आप ये कहना चाह रहे हैं? अच्छा एक मिनट, हमने यहाँ गलत लिखा है। x वॉज द अमाउंट पेड बाई इंश्योरेंस पॉलिसी ना, एग्जैक्टली सही। हाँ हाँ, लेकिन इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा पिछले क्वेश्चन में, लेकिन सही कह रहे हैं। हाँ, यहाँ पे क्या होगा, हमें एक्सेस अमाउंट दे रहा था ना वो, सही बात है, यहाँ बस मॉडिफिकेशन, सॉल्यूशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है क्योंकि हमने उसको कहीं यूज किया नहीं है, इसीलिए बात ये सही कह रहे हैं ना। यहाँ पे क्या है कि मैंने यहाँ ध्यान नहीं दिया, x की वैल्यू 1000 से 1500 है, तो y क्या हमारा, अमाउंट पेड बाय इंश्योरेंस पॉलिसी, तो इंश्योरेंस पॉलिसी एक्सेस अमाउंट पे कर रहा है ना, कितना एक्सेस होगा, एग्जैक्टली क्योंकि यहाँ हम ये कह रहे हैं कि अगर मैं ये x लिख रहा हूँ ना, तो इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो 1000 से 1500 देगी, 1000 से 1500 नहीं देगी, वो कितनी देगी, जितना एक्सेस होगा। तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा सॉल्यूशन पे, है ना, लेकिन मैंने गलत लिखा है, सही बात है। तो यहाँ मुझे क्या लिखना पड़ेगा, बट इसको यूज नहीं किया मैंने, अब वहाँ मुझे यूज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ मैंने गलत लिखा। लास्ट ईयर वाले सॉल्यूशन देखे, वहाँ सही लिखा होगा,
ये यहाँ मैंने गलत किया है, तो इसको क्या लिखना पड़ेगा मुझे, बट इस सोल्यूशन मैंने यूज नहीं किया, वो वाला गलत आता क्योंकि वहां मैं यूज करूंगा इसको। तो ये मेरा पार्ट जो है, यहाँ पे हमने इस वाले पार्ट को कहीं खास यूज नहीं किया है, वो बस बता दिया कि हम 0 से 500 होगा ना, तो x माइनस 1000 ही है एक्चुअली ये, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तभी तभी मैंने, तुम्हें याद है अभी x माइनस 1000 करोगे तो कितना बनेगा, 0 to 500। हालांकि मैंने इसका मीन यहाँ यूज किया है कि जब x की वैल्यू है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ अगर देखोगे आप, तो अगर आप देखोगे ना, ये देखो यहाँ जब मैंने लिखा है कि x 1000 से 1500 है, तो y मैंने 0 से 500 लिखा हुआ है। तो अगर x 1000 से 1500, तो मुझे ये भी लिखना चाहिए था, जब हम ये लिख रहे हैं कि y की वैल्यू x के इक्वल है, जब यहाँ हम लिख रहे हैं y इज इक्वल टू x है, तो जब x 1000 से 1500 यहाँ मुझे ये भी लिखना चाहिए था कि y भी 1000 से 1500 है, लेकिन वैसा नहीं लिखा था। तो यहाँ मैंने कैलकुलेशन सही किए थे, उसमें लिखने में गलती हुआ था, बाकी कैलकुलेशन मैंने यहाँ सही किया है। तो इस सॉल्यूशन में कहीं इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सॉल्यूशन बिल्कुल वही रहेगा जो पहले किया है, क्योंकि हमने उसको कहीं डायरेक्टली यूज नहीं किया है, ठीक है ना। तो दैट्स फाइन एंड थैंक यू। हाँ, बाकी वहाँ लिखने, यहाँ गलती होता, अभी जहाँ लिखा मैंने वहाँ गलती होता। फिर से बाकी लोग देख लो एक बारी फिर से पढ़ के, बाकी ठीक है, मैंने यहाँ पे करेक्शन कर दिया है। तभी मैं लिख रहा था ना, ये चूंकि यहाँ पे x माइनस जब आप 1000 करेंगे तो ये वैल्यू 0 से 500 में आएगी, जो कि मैंने पहले ही यूज कर लिया है, मेरे दिमाग में डायरेक्टली वही चल रहा है, लेकिन वहां पे लिखा नहीं हमने क्लियरली, ठीक है। तो इसलिए हमने ये यूज किया है, 0 से 500 हमने यूज किया यहाँ पे, ये यही वाला वैल्यू है, ठीक है। हाँ ओके, थैंक यू। तो आगे आते हैं, तो यहाँ मुझे करेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ भी मैं गलत लिख रहा था, यहाँ गलती होती, ये मिस्टेक होगा यहाँ पे, तो यहाँ मुझे यहाँ भी करेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ जो होगा ये, क्योंकि एक्सेस अमाउंट पे कर रहा था ना, तो एक्स क्या है, 1000 से 1500, इसका क्या मतलब है कि जो एम्प्लॉय का एक्सपेंस है वो 1000 से 1500 है, ठीक। तो हमें जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो कितना पे कर रही है, हाँ हाँ, तो एग्जाम में छोड़ सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ एग्जाम में तुम्हें इस क्वेश्चन को स्किप करना है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन तुम एग्जाम में करोगे टाइम वेस्ट हो जाएगा, मैं पता नहीं सही है, क्योंकि एमएसक्यू है ये, तो वैसे ही तुम्हें टाइम चला जाएगा। तभी मैं समझा रहा हूँ कैसे करना है, तो इससे तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो कि डायरेक्ट एग्जाम में हल आसान आएगा तो करना, वरना इसको स्किप करो, इस तरह क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं एग्जाम में, है ना। तो यू कैन स्किप डायरेक्टली, बट अभी सीखने के लिए सॉल्व कर लो, क्योंकि कोई भी करेगा ऐसे ही करेगा, ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है कि तुम डायरेक्टली टिक कर लोगे, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ इसलिए भी टाइम लग रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ हमें लिखना पड़ेगा x माइनस 1000। किसी को पूछना है तो एक बार देख लो, अगर समझ नहीं आया हो तो पूछो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एक्सेस अमाउंट इंश्योरेंस पे कर रहा था ना, तो 1000 तो यूनिवर्सिटी पे कर रही है, तो बाकी अमाउंट जो है ना, तो ये लिखने में गलती हुआ है, ठीक है, अब नो प्रॉब्लम। तो यहाँ मुझे अब करेक्ट करना पड़ेगा, ये मुझे करेक्ट करना पड़ेगा, है ना। यहाँ तो ओके है, बाकी ओके था, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, x माइनस 1000, वो तो बाद में रियलाइज होता है, जब मैं सॉल्व करता तो रियलाइज होता है कि कहीं ना कहीं गलती है। तो ये लेस देन इक्वल टू y इंटरसेक्शन x बिटवीन 1500 टू 1750। चलो ओके, अभी किसी को मन में कन्फ्यूजन तो पूछो, आप पूछ सकते हो दोबारा, ठीक है ना। तो प्लस ओके ना, अब क्योंकि एक्सेस अमाउंट पे कर रहा था, इंश्योरेंस पॉलिसी एक्सेस अमाउंट पे कर रहा था 1000 के बाद का, तो जैसे 1100 है तो इंश्योरेंस अमाउंट कितना पे करेगा, 100 रुपये पे करेगा। तो सब लोग समझ रहे थे, बस यहाँ लिखा हमने सही नहीं है, समझ तो सब लोग रहे हैं कि जो भी एक्सेस होगा 1000 से 1500 है तो 1100 खर्चा है, तो 100 रुपये पे करेगा वो, तो वो है ना, 1100 में से 1000 घटाएंगे तो 100 मिलेगा, ठीक है, लिखा नहीं था बस हमने, बाकी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके, अब आते हैं यहाँ पे आगे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी। इसको मैं दो तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ समझने के लिए, अभी तुम जस्ट समझो कि कर क्या रहा है, एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन है यू स्किप, लेकिन जब आसान क्वेश्चन कोई मिलेगा जहाँ ये अप्रोच यूज होगा तो वहाँ तुम कर सकते हो। तो एग्जाम में तो आसानी आएंगे, इतना टाइम मुश्किल नहीं आना चाहिए, आता है तो छोड़ देना उसको, ये है क्योंकि इतना टाइम नहीं हमारे पास कि एक ही क्वेश्चन में आधा घंटा 1 घंटा लगाए हम। तो ये आ जाएगा हमारे पास, क्या होगा नेक्स्ट पार्ट कि बताओ भाई आगे बताओ, तो अब क्या लिखूँ, यहाँ पे था मैं, अभी ये वाला हो गया ना पार्ट सॉल्व, जब y की वैल्यू कितनी होगी 500 लेस देन इक्वल टू y इंटरसेक्शन आपके पास आ जाएगा x बिटवीन 1500 टू 1750। तो एक क्वेश्चन में हमने पूरा टाइम खत्म कर दिया नहीं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अब इसको सॉल्व करो, देखो आ जाएगा, तो यही चाहिए था मुझे, तो हो जाएगा। अब देखो मेरा y 0 से 500 के बीच है, ये कह रहा है y 0 से 500 ट्रू है ये,
ये बोल रहा है वाई 500 से ज़्यादा है, ये गलत कह रहा है। तो ये एम्प्टी सेट है और ये सैम्पल स्पेस है। यहाँ समझो, जैसे ये कह रहा है ना कि y मोर देन इक्वल टू 0 है, तो सही है, y 0 से 500 में है, ये ओके है, ट्रू है। ये बोल रहा है y 500 ज़्यादा है, मैंने यहाँ सपोर्ट जो है 0 से 500 के बीच है, तो ये गलत है, ये फॉल्स है। तो इसकी ये एम्प्टी सेट हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो गया। तो एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन समथिंग एम्प्टी होगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। ये सैम्पल स्पेस इंटरसेक्शन समथिंग, तो वही आ जाएगा। तो डायरेक्टली मैं अगर लिखूँ इस चीज़ को, तो यहाँ से आएगा मेरे पास, देखो मैं इसको फिर से कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा, अरे भाई, तो ये सैंपल स्पेस है, तो यहाँ बचेगा x 250 से 1000 प्लस यहाँ करोगे तो प्रोबेबिलिटी, अब देखो यहाँ पे x का रेंज क्या आएगा, x इज लेस देन 1000 प्लस y इंटरसेक्शन x इज बिटवीन 1500 एंड 1750। बताओ इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा। यहाँ बोल रहा है x इससे कम है और यहाँ बोल रहा है x 1750 से कम है, तो दोनों का मिनिमम क्या लगता है क्या होगा, क्योंकि y का मैक्सिमम वैल्यू 500 है, तो ये मैक्सिमम 1500 हो सकता है ना, है ना, चेक करो। अच्छा y 0 भी तो हो सकता है, y 0 भी हो सकता है ना। लिखा सही है ना, देख लो एक बारी। तो अब बताओ क्या लिखेंगे आगे। यहाँ लिखने में गलती किया, वहाँ भी मैंने, वहाँ भी लिखने में गलती हुआ है, ये भी ना, ये लिखा मैंने, ये गलत लिखा है, देख लो ध्यान से। वहाँ क्या होना चाहिए था, ये ना लिखने में ज़्यादा गलती हो जाती है मुझसे, ध्यान देखो यहाँ क्या होना चाहिए था। अरे यार सब ऐसे ही है, ये 1000 से 1500 लिखना पड़ेगा, तो ये लिखने में गलती हुआ है, तो अपने दिमाग से करना सॉल्व, ठीक है ना। तो यहाँ से x होगा 1000 से 1500, तो यहाँ x है 1000 से 1500, क्योंकि है ना, क्योंकि ये तो हम आगे है ना, ये तो ये आगे यहाँ लिखा हुआ है 1500 से, और ये क्या हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0, इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 0, तो क्या आ जाएगा आंसर। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये प्रोबेबिलिटी निकालोगे, ये 1000 माइनस 250 750, ये 1/2 आ जाएगा। इसका इंटरसेक्शन देख लो क्या आएगा, तो ये 1000 से 1500 और ये 1000 प्लस y की मिनिमम वैल्यू 15, मतलब y 0 से 500 में है, तो इंटरसेक्शन क्या आएगा, लिख पाओगे। तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी x बिटवीन 250, सॉरी, x बिटवीन 1000 एंड कितना, लेस देन 1000, 1000 प्लस y नहीं, 1500 नहीं, 1000 प्लस y में और 1500 में छोटा कौन सा है, 1000 प्लस y, क्योंकि y की वैल्यू 0 से 500 में है, तो y वेरिएबल है यहाँ पे, तो है ना, y हो सकता है 100 हो, तो इंटरसेक्शन लेंगे आप, है ना, जैसे ये समझिए आप, यहाँ पे है 1000, यहाँ पे है 1500, तो है ना, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, तो एग्जाम में छोड़ना ही पड़ेगा तुम्हें इस तरह क्वेश्चंस। तो ये ऐसा बोल रहा है, ये ऐसा बोल रहा है, इंटरसेक्शन क्या होगा, यही आएगा ना, इंटरसेक्शन ये है। हाँ, तो अब देखिए क्या आ गया, तो ये 1/2 और इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो, इंटीग्रेट कर लो इसको 1000 से 1000 प्लस वाई में, अगर आप इंटीग्रेट करोगे 1000 से 1000 प्लस वाई में 1/1500 को, तो कितना आएगा, आई थिंक y/1500 यही आएगा ना, चेक कर लीजिए, डिफरेंस अपॉन 15 यही आ गया। तो फाइनली जो मुझे चाहिए था वो ये आ गया, हाफ प्लस, तो यहाँ जो मुझे चाहिए था वो आया हाफ प्लस 1500 अपॉन वाई, ठीक है, फिर यहाँ उल्टा लिख दिया ना लिखने में, y/1500, चेक कर लो एक बारी, यही है y/1500। अब बताओ, अब जब CDF y का आ गया तब तो सब कुछ बता सकते हो तुम। तो अब CDF के हेल्प से आपको पता है कि हाउ टू फाइंड मीन, है ना, EY का फॉर्मूला था, नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल है, यस, 0 से इन्फिनिटी 1 माइनस CDF ऑफ y dy, ये कैलकुलेट कर लोगे, ध्यान रखना 0 से इन्फिनिटी नॉन नेगेटिव, ये आ जाएगा। मीडियन के लिए क्या देखना होता है, ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, फिर से वही, ऐसा नंबर आपको देखना है जहां पे इसकी वैल्यू मोर देन इक्वल टू हाफ हो एंड CDF ऑफ y लेस देन y माइनस पे लेस देन इक्वल टू हाफ हो जाए, तो हम बोलेंगे y मीडियन है। तो ये इफ एंड ओनली इफ स्मॉल y इज मीडियन, तो चेक कर लो 100 पे ये ओके होगा, तो अब यहाँ से डायरेक्टली सब कुछ आ जाएगा।
आपको सिमिलरली है ना जो नंबर्स बोला हुआ है आसान है अब तो। जैसे pth क्वांटाइल था, तो जैसे बोला कि 100 इज 0.6 क्वांटाइल, यही है। तो इसका मतलब है कि CDF एट 100 ये मोर देन इक्वल टू 0.6 और CDF एट 100 माइनस लेस देन इक्वल टू 0.6। अब तुम्हें कुछ नहीं, यहाँ से डायरेक्टली आंसर दिखेगा तुम्हें डायरेक्टली, जैसे यही है मीडियन। उसने कहा था कि 100 इज द मीडियन, यही कहा था ना क्वेश्चन में, कहा था 100 इज द मीडियन, नहीं क्या 0 इज द मीडियन, 0 इज मीडियन। तो ये कब होगा, जब CDF एट 0 इज मोर देन इक्वल टू हाफ एंड CDF एट 0 माइनस लेस देन इक्वल टू हाफ। चेक करो ओके है कि नहीं। तो अब तुम्हें एक वहां पे मैंने कैलकुलेट किए थे, अगर CDF निकाल लिए ना तो इसमें बस इतना ही एफर्ट्स लगा है, इस मेथड में इतना ही एफर्ट्स लगा है, बट इसको थोड़ा ठीक से है ना कैलकुलेशन देख के बस करना पड़ेगा। तो हमने दूसरा मेथड जो सॉल्व किया वो यहाँ से स्टार्ट किया, सेकेंड मेथड CDF आ गया, और CDF आ गया तो ईजिली हो जाएगा सब कुछ। अब ये इंटीग्रेशन करो, जो आएगा आंसर आ जाएगा। CDF एट 0, तो यहाँ से तुम देख लो एक बार, CDF एट 0, तो 0 इंक्लूड है तो यहाँ 0 रख दो, 1/2। CDF एट 0 माइनस 0, तो सेटिस्फाई कर रहा है मीडियन वाले कंडीशन को, यस। तो यहाँ से ये बता रहा है कि दिस इज टेलिंग यस 0 इज मीडियन। तो पहला मेथड चूंकि लेंदी मैंने किया है क्योंकि हर ऑप्शन अलग अलग सोचे हैं, दूसरा मेथड हमने CDF निकाला किया, तो ये आसान मेथड है, इससे मुश्किल नहीं होगा। अब जैसे pth क्वांटाइल तुम्हें बोले कि CDF ऑफ y एट 100 बताओ, सो यहाँ से, अरे भाई इसको क्या हो गया, ये यूट्यूब कैसे खुल रहा है तो CDF, अच्छा तो इसमें CDF ऑफ y एट 100, तो 100 कहाँ पे लाई कर रहा है, इस बीच में, तो यहाँ 100 रख दो, तो 100 अपॉन 1500, तो 1/15 है ना, तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस 1/15, ये वही आएगा जो पहले आपका आया होगा 30 है ना, तो 17/30 आया। ठीक है, यहाँ से फिर पूछा CDF ऑफ y एट 100 माइनस, तो 100 माइनस का मतलब 100 से कम, तब भी यही आएगा, तब भी 17/30, लेकिन जरूरत ही नहीं है इसकी ना, 100 माइनस वाले की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसने कहा था कि CDF एट 100 जो होगा वो 0.6 से ज़्यादा होना चाहिए या इक्वल, तो वैसा होगा ही नहीं है ना, तो ये इसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो ये मेथड आसान है, मैं बोल रहा हूँ इस क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस मेथड में, वो पहले वाले मेथड में टाइम लगा है, दैट वाज लेंथी वे। तो दूसरा अप्रोच यूज करो है ना, दिस इज नॉट मोर देन इक्वल टू 0.6, तो हो गया, देख लो बाकी अब इसमें क्या रह गया। तो ये मेथड इजी है, दिस वन इजी वन, बट यहाँ तुम्हें सोचना पड़ेगा, ये जो हमने किया ये समझना पड़ेगा। और बाकी शुरू में इसमें थोड़ा ये गलती हुआ था तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा सॉल्यूशन पे, क्योंकि डायरेक्टली हमने उसको यूज़ नहीं किया है, तो जो यूज़ किया वो सही यूज़ किया था। तो इस इनफैक्ट तो ये सब आसानी से आ जाए, क्वांटाइल, ये मीन, और ये प्रोबेबिलिटी y मोर देन 300, इसका क्या मतलब है, देखो बी ऑप्शन में बता देता हूँ। यहाँ जो बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ y मोर देन 300, ये ना, तो इसका क्या मतलब है, ये तो तुम्हें बोल रहा है प्रोबेबिलिटी y मोर देन 300, इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी y लेस देन इक्वल टू 300, सो 1 माइनस CDF ऑफ y एट 300, अब y 300 इस बीच में, तो यहाँ y को 300 रख दो, तो दिस वन इज अ इजी वे, तो इसको अब सॉल्व कर लो। तो कितना आ गया 1 माइनस, सो ये आ जाएगा हाफ प्लस 300/1500, तो ये मैं पहले यही करता ज़्यादा आसान होता, लेकिन उससे लेंदी हुआ है, तो 1 माइनस हाफ, हाफ आ जाएगा डायरेक्टली कर लो, सो हाफ माइनस 300/15, 3/15 1/5, तो कितना हो गया 10 आ गया, 5 3/10, ये लो। तो एक बार CDF निकालने से बाकी सारी चीज़ें आसान हो जाएगी। उसमें लेंदी क्यों हुआ, क्योंकि हर ऑप्शन के लिए हमने अलग अलग अप्रोच लगाए, ये जो मैंने किया था हर ऑप्शन के लिए अलग अलग अप्रोच यूज़ किया था, यहाँ पे डी के लिए अलग अप्रोच है, सी के लिए अलग अप्रोच है, यहाँ ए के लिए अलग अप्रोच है, बी के लिए अलग, इसलिए इसमें टाइम लगा है और थोड़ा समझाना ही पड़ा, अदरवाइज सिंपली ये लिख लिया y का CDF निकाल लो, CDF से सारी चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन हमने आज की क्लास में बस एक ही क्वेश्चन सॉल्व किया 2 तरीके से। चलो अगला भी करवा देता हूँ, ये वाला भी। तो हम इस क्वेश्चन पे आते हैं जो डाउट था, अभी टाइम है हमारे पास, तो 15 मिनट भी और लूँगा, 15-20 मिनट है अभी, तो देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये सब वैसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में हवा ना लगे तो छोड़ दो, क्योंकि 100 में 100 लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक क्वेश्चन का चक्कर में पढ़ोगे बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो हमें टारगेट पहले उन क्वेश्चंस को करना है जो इजी है और जो कम टाइम में सॉल्व हो सकते हैं, है ना, उसके बाद जब टाइम बचेगा तो हम डिफिकल्ट की तरफ जा सकते हैं, ये चीज़ है।
आओ ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो यहाँ भी ऐसे ही है, मेन लैंग्वेज है, पहले लैंग्वेज समझो फिर उसको एक्सप्रेस करो, ये चीजें हैं। क्या बोल रहा है, इन अ स्टोर द डेली डिमांड फॉर मिल्क इज रैंडम वेरिएबल हैविंग एक्सपोनेंशियल लैम्बडा डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। तो डेली डिमांड मिल्क का क्या है, रैंडम वेरिएबल एक्सपोनेंशियल लैम्बडा है। एट द बिगिनिंग ऑफ द डे द स्टोर परचेज C liters ऑफ मिल्क एट अ फिक्स प्राइस B per liter. The milk is then sold to the customers at a fixed price S per liter. At the end of the day the unsold milk is discarded. तो अनसोल्ड मिल्क मतलब फेंक देता है, उसका कोई यूज नहीं है। तो पूछ क्या रहा है आपसे कि देन द वैल्यू ऑफ C दैट मैक्सिमाइजेज द एक्सपेक्टेड नेट प्रॉफिट फॉर द स्टोर इक्वल्स, ठीक है ना। then the value of C that maximizes expected net profit. तो expected net profit for the store, तो मतलब मुझे पहले तो प्रॉफिट निकालना है, फिर उसका एक्सपेक्टेशन निकालना है, फिर उसको मैक्सिमाइज करना है। तीन काम है ना। फर्स्ट यू फाइंड द नेट प्रॉफिट, है ना। जैसे मान लो मैं रैंडम वेरिएबल को क्या लो, प्रॉफिट को कुछ मान लो, क्या लेना चाहोगे, कोई भी रैंडम वेरिएबल ले लो, मान लो टी है प्रॉफिट या कुछ है, एनीवे अभी एक्स लेता हूं मैं, डिमांड ऑफ द मिल्क, डिमांड ऑफ मिल्क, ठीक, and purchase C liter of milk at the price B, then the milk is then sold to the customer at a fixed price S per liter। क्वेश्चन समझ आ रहा है, पहले पढ़ लो ढंग से। तो यहाँ मिल्क का डिमांड मतलब कितना उसको है ना सेलिंग है। अब उसने कितना खरीदा, C लीटर मिल्क खरीदा है, तो दो ऑप्शन है, या तो x मोर देन C होता है या x लेस देन C हो सकता है। क्यों, x क्या है, कितने की डिमांड है, और C लीटर क्या है कि उसने कितना खरीदा है। तो हो सकता है कि डिमांड जितना, मान लो एग्जांपल तुमने 10 लीटर मिल्क खरीदा, हो सकता है 15 लीटर की डिमांड हो, या हो सकता है 5 लीटर की डिमांड हो। तो जितना डिमांड होगा उतना ही तुम्हारा बिकेगा, ये चीज़ है। सो अब बताओ, सो एक्स या तो मोर देन सी होगा या एक्स लेस देन सी होगा। तो मान लो मोर देन इक्वल टू सी कर लो। तो पहले यहाँ पे सेलिंग मैं पूछ रहा हूँ, सेलिंग प्राइस कितना आएगा, सेलिंग प्राइस कितना लगेगा उसका, कितना आएगा, एक्स मोर देन सी है, एक्स क्या है, कितना लीटर का डिमांड है, मतलब कितना लीटर सेल हुआ, ये मतलब है कि एक्स लीटर मिल्क उसका सेल हुआ, और सेलिंग प्राइस क्या है इसका, एस पर लीटर ना। तो ये क्या हो जाएगा, एस टाइम एक्स, चेक कर लो। अच्छा सॉरी, मोर देन है ना, तो मोर देन में तो पहले लेस देन है बात करते हैं ना, मोर देन तो मतलब डिमांड सी से ज़्यादा है। अच्छा ये बताओ, डिमांड उसके पास C लीटर मिल्क है और डिमांड ज़्यादा है, मतलब एग्जांपल के लिए 5 लीटर मिल्क उसने 10 लीटर खरीदे और डिमांड 15 लीटर की है, तो कितना बेच पाएगा वो। अगर डिमांड 15 लीटर की है, उसके पास 10 लीटर ही है, तो 10 लीटर तो बेच पाएगा। तो यहाँ x मोर देन C है, तो डिमांड ज़्यादा है और उसके पास कितने मिल्क है, 10 C लीटर ही है, तो C लीटर ही बेच पाएगा। देखो पहले चीज़ तो आधे लोगों को अभी तक क्वेश्चन समझ नहीं आया होगा, तो उनके लिए पहले, क्योंकि सॉल्यूशन सीधा सीधा तुम देख रहे हो, पहले तुम क्वेश्चन को 4-5 बार पढ़ो, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी था, तभी हमने गलती कर ली है लास्ट में ना, एक्स माइनस छूट गया था 1000, तो इसलिए बार बार मतलब तुम रिपीटेडली पढ़ोगे तो चीज़ें क्लियर होंगी, अच्छा ऐसा ऐसा है, वरना वो मिस्टेक हो जाएगा, फिर गलती से आंसर गलत आ जाएगा। हाँ कॉस्ट प्राइस कितना है बताओ, उसका कॉस्ट प्राइस कितना लगा, उसने कितने लीटर मिल्क मिल्क खरीदे, C लीटर खरीदे, किस कॉस्ट पे, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, C इंटू बी। अब सेलिंग प्राइस काउंट कर रहे हैं हम लोग कि उसके पास सेलिंग जो कितने रेवेन्यू आएगी, टोटल कॉस्ट प्राइस नहीं, पर यूनिट बोल रहा हूँ, टोटल कॉस्ट प्राइस है ना, टोटल उसका कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, और यहाँ टोटल सेलिंग प्राइस कितना आएगा, रेवेन्यू समझ लो। तो मैं बोल रहा हूँ अगर डिमांड C से ज़्यादा है तो C लीटर ही बेच पाएगा वो, सेलिंग प्राइस क्या है इसका, S है, तो यहाँ C इंटू बी आ जाएगी, सॉरी C इंटू एस आ जाएगी ना। C लीटर उसके पास मिल्क है, S के रुपीज़ से बेच रहा है, तो C इंटू एस आ जाएगी। और अगर X लेस देन C है, डिमांड कम है C लीटर से, तो वो X लीटर ही बेच पाएगा, क्योंकि C लीटर उसके पास है, जैसे मान लो डिमांड 5 लीटर की है,
वो 10 लीटर मिल्क है उस बात है, सेल तो 5 लीटर ही कर पाएगा वो। तो एक्स डिमांड मिल्क का लीटर में है एक्स, तो यहाँ पे आएगा इसका एक्स लीटर सेल कर रहा है एस रुपीज पर लीटर के हिसाब से। अब बताओ ये सेलिंग प्राइस वो कॉस्ट प्राइस, तो प्रॉफिट क्या होगा, ठीक है ना, टोटल कॉस्ट। तो प्रॉफिट की बात कर रहे हैं हम, प्रॉफिट क्या हुआ, व्हाट इज द प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सो सी एस माइनस सी बी, और यहाँ हो जाएगा एक्स एस माइनस सी बी। ये कब, जब एक्स मोर देन इक्वल टू सी, और ये कब, जब एक्स लेस देन सी। तो इक्वलिटी यहाँ भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सी रख दोगे तो वही बन जाएगा। कहीं भी एक जगह इक्वलिटी लगा लो, दोनों जगह लगा लोगे यहाँ तो भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वैल्यू सेम देगी। सो अब ये प्रॉफिट को मान लो रैंडम वेरिएबल में पी ही बोल देता हूँ, चलो, या कुछ नया नाम दे दूँ, एक्स वाई जेड, तो चलो वाई बोल दिया, प्रॉफिट इज वाई। तो मुझे क्या पूछा है कि द वैल्यू ऑफ सी दैट मैक्सिमाइजेस द एक्सपेक्टेड नेट प्रॉफिट। तो पहले मुझे एक्सपेक्टेशन निकालना है, किसका, वाई का। सो वी हैव टू फाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। और फिर से ध्यान से देखो, तो वाई इज जी एक्स, ये जो वाई है ना एक्स का ही तो फंक्शन है, तो ये वाई इज लाइक जी एक्स, है ना। तो इसको बोल दो ये जो प्रॉफिट है तुम्हारा, ये y जो है प्रॉफिट है, और प्रॉफिट इज सम फंक्शन ऑफ x, बाकी सब कांस्टेंट है, ठीक है ना, तो ये फंक्शन ऑफ x है। अब gx का एक्सपेक्टेशन कैसे निकालते हैं हम लोग, क्या फॉर्मूला है इसका, क्या है भाई इसका, gx इंटू pdf ऑफ x। सपोर्ट क्या है x का, तो x का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल लैम्बडा था ना, इसने कहा था कि जो डिमांड है वो रैंडम वेरिएबल है एक्सपोनेंशियल लैम्बडा, एक्सपोनेंशियल लैम्बडा। देख लेना क्या है इसका पीडीएफ जो यहाँ पे होगा, लैम्बडा ई की पावर माइनस लैम्बडा एक्स, यही है, एक्स मोर देन 0। तो यहाँ से अगर तुम सॉल्व करोगे तो आ जाएगा हमारे पास क्या, देखो प्रॉब्लम है यहाँ पे, ब्रेक करना पड़ेगा ना, सी पॉजिटिव है, तो इसमें जी एक्स का 2 पार्ट में, है ना, पीडीएफ में दिक्कत नहीं है, पीडीएफ आप ऐसा लिख दो कि लैम्बडा इंटू ई की पावर माइनस लैम्बडा एक्स डी एक्स। अब क्या होगा, यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे, सो जी एक्स 2 पार्ट में डिफाइंड है ना, तो एक बार मुझे, ये तो अभी 0 से इन्फिनिटी है, क्यों 0 से इन्फिनिटी है, क्योंकि सपोर्ट 0 से इन्फिनिटी एक्स का है। अब इसको ब्रेक करना पड़ेगा 0 से सी एंड सी से इन्फिनिटी, क्यों भाई, अकॉर्डिंग टू दिस। सो 0 से सी, तो जब x 0 से c में x लेस देन c है, तो यहाँ पे है एक्स एस माइनस सी बी इंटू पी डी एफ, तो लैम्बडा ई की पावर माइनस लैम्बडा एक्स डी एक्स, यही हो जाएगा, तो इंटू लैम्बडा एक्स डी एक्स। फिर अगला आएगा सी टू इन्फिनिटी, तो सी टू इन्फिनिटी, और ये जब सॉल्व करोगे तो इसके लिए क्या था, ये सी एस माइनस सी बी, सी एस माइनस सी बी ना, सी एस माइनस सी बी इंटू लैम्बडा ई की पावर माइनस लैम्बडा एक्स डी एक्स। आई होप इंटीग्रेशन तो आप कर ही पाओगे, देखो कर सकते हो इंटीग्रेशन। तो यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट यहाँ से निकल के आएगा। तो ये ब्रेक कर दो इसको 2 पार्ट में, तो इसको ओपन करो, सी बी यहाँ भी है, सी बी यहाँ भी है, सी बी वाले को साथ ले आओ, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 से सी एक्स एस लैम्बडा ई की पावर माइनस लैम्बडा एक्स डी एक्स, और सी से इन्फिनिटी, सी एस तो कांस्टेंट है, लैम्बडा ई की पावर माइनस लैम्बडा एक्स डी एक्स माइनस, अब ये जो सी बी वाला था ना, सी बी वाला जो टर्म है, सी बी इंटू दिस, सी बी इंटू दिस, और यहाँ पे क्या है 0 से सी, सी से इन्फिनिटी, तो ये 0 से इन्फिनिटी लैम्बडा ई की पावर माइनस लैम्बडा एक्स डी एक्स। ये तुम खुद से कैलकुलेशन करोगे ज़्यादा समझ आएगा, तुम ये मत देखो मैं क्या कर रहा हूँ, तुम सोचो तुम क्या कर सकते हो, ये चीज़ है कि तुम्हें समहाउ ये इंटीग्रेट करना है, तुम जैसे भी इंटीग्रेट कर लो, ओके। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन कर पाओगे, तो अब मैं सीधा अप्रोच बता देता हूँ, आगे तो आसान है। अब ई ऑफ वाई निकालोगे तो ये कोई फंक्शन आएगा, किसका फंक्शन आएगा, तो इसमें लैम्बडा आएगा, सी आएगा, एस आएगा, एक्स आएगा, है ना। अब क्वेश्चन ने क्या बोला था, क्वेश्चन ने कहा है कि द वैल्यू ऑफ सी दैट मैक्सिमाइजेस द एक्सपेक्टेड नेट प्रॉफिट, सॉरी एक्स नहीं आएगा, एक्स क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्टिव हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो एक्स गायब हो जाएगा, तो ये कोई फंक्शन आएगा तुम्हारा एच ऑफ, अभी सी लिख लो, हालांकि आएगा एस भी, लैम्बडा भी, सी भी, लेकिन आपको ये सी का फंक्शन लेना है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा कह रहा है,
क्वेश्चन कह रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ सी दैट मैक्सिमाइजेस दिस फंक्शन। तो समहाउ ये जो भी फंक्शन आएगी तुम्हें इसको मैक्सिमाइज करना है। ये इंटीग्रेट करोगे, मान लो एच सी आ गया। अब फंक्शन को कैसे मैक्सिमाइज करते हो कैलकुलस में? यस, बिल्कुल। तो आप क्या करो, यहाँ पे एच डैश सी को 0 पुट करो और जो सी की वैल्यू आएगी वही ऑप्शन होगा। तो मे भी इनमें से एक ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ जो भी एच सी आएगा ये इंटीग्रेट करके जो भी आंसर आएगा वो लिखो, उसको डिफरेंस, अब इसको मैक्सिमाइज करना है मुझे, तो डेरिवेटिव करो, एक ही क्रिटिकल पॉइंट आएगी। तो ऑब्वियसली मैक्सिमा की बात कर रहा है तो यही वाला होगा, वरना चेक करना चाहो तुम्हारी मर्जी है। तुम्हें वेरीफाई करने का मन हो तो देख लो, ये आएगा नेगेटिव। मैक्सिमा पे क्या होता है, नेगेटिव आता है ना। तो डबल डेरिवेटिव एट सी करोगे नेगेटिव आएगा। दिस इज द अप्रोच टू दिस क्वेश्चन। तो ऐसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये सब थोड़े ऐसे क्वेश्चन है जो थोड़े लेंदी टाइप के हैं। तो एग्जाम में इनिशियली यूज कीप द लेंदी क्वेश्चंस, वरना क्या होगा 15-20 मिनट या आधे घंटे खर्च कर दोगे, नहीं भी सॉल्व होगा तो फिर रिग्रेट होगा बाद में कि काश उस टाइम पे दूसरे क्वेश्चन कर लिए होते। तो इसलिए इनिशियली 1-2-3 मिनट स्पेंड करो, हो रहा है ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ो। क्योंकि वैसे ईगो पे नहीं आना है, करके ही छोड़ेंगे, फिर वो 3 घंटे में एक ही क्वेश्चन होगा और वो भी होगा नहीं होगा पता नहीं, ये चीज़ है। तो हमें है ना वहाँ पे देखना है कि कौन से क्वेश्चन में, हर एग्जाम में कुछ आसान क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल है, कुछ एवरेज है। जैसे 2023 का पेपर बहुत डिफिकल्ट था, फर्स्ट रैंक वाले का 59 मार्क्स था। स्टिल उसमें तुम देखो बहुत सारे आसान क्वेश्चन भी है। जो 20-25-30-40 नंबर लाना इतना मुश्किल नहीं है, उसमें 100 लाना मुश्किल है, लेकिन 50-60 लाना मुश्किल थोड़ी होता, ये चीज़ है। एनीवे तो आई थिंक यही स्टॉप करते हैं आज। तो 2 क्वेश्चन में ही रह गया, तीसरा करें? हाँ टाइम तो है अभी ना, देखो तीसरा भी कर ही देता हूँ जो यहाँ पे था। आओ इस पे आते हैं। तो देखो, तो ये तीनों क्वेश्चन थोड़े मुश्किल थे, है ना, तो समझाना था, लेंदी था। तो ये भी वैसे ही है। तो ये सब थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन है और मतलब जैम में तो अटेम्प्ट करने लायक है नहीं। लेकिन अगर फिर भी जो बच्चे जिनका कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा है, जिन्होंने बहुत प्रैक्टिस किया है, तो उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना। जो बिगिनर्स हैं, मुझे समझाना है इसलिए इतना टाइम लग रहा है। अगर मैं सॉल्व करूँगा इतना टाइम थोड़ी लगेगा खुद से, तो समझाने में टाइम लगता है। सो और कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स हैज़ डेंसिटी। तो यहाँ मैं बता दूँ तुम्हें कि ये जो स्मॉल फाई एक्स है ये स्टैंडर्ड नॉर्मल का पीडीएफ है। ये जो कैपिटल फाई एक्स है स्टैंडर्ड नॉर्मल का सीडीएफ है। अब कैसे पता चला मुझे, तो ये एग्जाम के पेपर में लिखा हुआ है। आप चाहो तो 2013 का पेपर खोलो, उसके फर्स्ट पेज पे जाओ, लिखा हुआ है वहाँ पे कि ये स्मॉल फाई स्टैंडर्ड नॉर्मल का पीडीएफ है, कैपिटल फाई स्टैंडर्ड नॉर्मल का सीडीएफ है। तो उसको यूज़ करते हैं। देखो, तो देखो इनमें से क्या होगा, ई एक्स मोर देन 0, ई एक्स लेस देन 0। तो ए बी में से कोई एक करेक्ट होगा। प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू 0.5, अच्छा लेस देन इक्वल टू 0, मोर देन 0.5। तो चेक करना, कोई जरूरी नहीं करेक्ट होगा, मे भी हो सकता है ए बी में से तो करेक्ट होगा, दूसरे में इसने बदल दिया ना, ये मोर देन इक्वल टू कह रहा है, तो एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। बताओ। तो यहाँ पे एक दो अप्रोच ये है कि ये जो स्मॉल फाई एक्स है ये होता है 1/√2 पाई ई की पावर -12 x², एक्स इज रियल नंबर। ठीक, ये स्मॉल फाई जो उसने लिखा वैसे ही लिख देता हूँ, ये ऐसा लिखा है ना, ये लिखा है। अब देखना मेरा लिखने का तरीका थोड़ा अलग है, उसका अलग है ना, तो ये ऐसे लिखता है। ठीक है, तुम समझना बस, ये है। और जो कैपिटल फाई है वो तो सीडीएफ होता है, तो एक्सप्लिसिट उसका क्लोज फॉर्म डायरेक्टली नहीं आएगा, इस पर वो ई है ना, एरर फंक्शन का टर्म में आएगा। तो ये जो कैपिटल फाई है उसका डेरिवेटिव हम लोग जानते हैं कि स्मॉल फाई आता है। ये तो हमें डायरेक्टली पता है कि कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में सीडीएफ का डेरिवेटिव पीडीएफ होता है, ये हमें पता है। तो ये उससे आ गया। अब मैं तो इसको डिफरेंशिएट करना आता है तुम लोगों को, इसको डिफरेंशिएट करके बताओ। ये जो स्मॉल फाई है इसका मैं डिफरेंशिएशन करूं तो क्या आएगा, चेक करो डिफरेंशिएट करके, इसी के टर्म में बताओ क्या आएगा। ये जो स्मॉल फाई डैश एक्स है इसके टर्म में क्या आएगा, निकाल पाओगे? एक्स नहीं आएगा, माइनस एक्स इंटू आएगा। चेक करो, क्योंकि इसका डेरिवेटिव करेंगे ना तो माइनस हो जाएगा ना एक्स, तो इसीलिए ये आ गया। तो ये बीच में यूज होगा वहां पे, है ना, ये दोनों यूज होगा आगे। अब आते हैं इस पे, तुम्हें मीन निकालना है तो देख लो। अब इसने क्या कहा है, इसने कहा है, चलो यहाँ देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में ई एक्स की बात कर रहा है, तो ई एक्स निकाल लो। तो ई एक्स क्या होगा, -∞ से इन्फिनिटी एक्स इंटू एक्स का पीडीएफ। तो 2 इंटू स्मॉल फाई एक्स कैपिटल फाई एक्स डी एक्स। अब ये तुम्हें सॉल्व करना है समहाउ,
लेकिन ये नहीं बताना आंसर क्या आएगा, ये बताना है कि पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, ये बताना है हमें कि पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक, तो तो क्या करोगे, देखो ये जो x इंटू 5x है, इसको मैं लिख सकता हूं यहां से, कितना निकाला था हमने, x इंटू 5x को क्या लिख सकता हूं यहां से, -5 ऐसा कर सकते हैं। तो हाँ क्योंकि, हाँ क्योंकि ये इसके टर्म में ही आ जाएगा ना ये तो ये आ जाएगा -∞ से +∞, 2 टाइम बाहर कर दो, कैपिटल 5 इंटू स्मॉल 5 ना। हाँ क्योंकि बाई पार्ट कैसे लगाओगे, तो बाई पार्ट लगाने के लिए मुझे इसको लिखना होगा स्मॉल 5 माइनस में, तो -2 बाहर कर सकते हो, और इनटू में कैपिटल 5x dx, ये भी हालांकि 5 ही है ना। ओके, अब क्योंकि ये ना इवन फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है, तुम देखोगे ये जो कैपिटल स्मॉल 5 है वो इवन फंक्शन है, स्मॉल 5 इवन फंक्शन है ना, ये वाला इवन फंक्शन है। लेकिन यहाँ पे तो वो आएगा ना, तो बाई पार्ट लगा लो, इसमें बाई पार्ट कैसे लगाओगे, तो ये डिफरेंशिएट करो, इसको इंटीग्रेट करना, तो -2 बाहर है ना, ये -2 यहाँ कर लो, इसको माइनस हटा दो, या जैसे भी करना है, -2 बाहर है, और ये आ जाएगा तुम्हारा, दोनों तो सेम है तो स्क्वायर करके इजी नहीं हुआ। स्क्वायर करोगे लेकिन इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो उसके लिए मान लो तुमने स्क्वायर कर दिया, इसको भी लिख तो सकते हैं हम लोग, ये क्या है, ये कैपिटल 5 है ना, ये तो नहीं स्क्वायर कैसे करेंगे, हाँ नहीं नहीं, तो CDF है ना वो तो, ये तो स्मॉल 5 लिखा है मैंने, तो इसमें बाई पार्ट लगाएंगे, ये इंटीग्रेबल है ये डिफरेंशिएबल है, क्योंकि मुझे पता है कि इसका डेरिवेटिव वो होगा, देखो यहाँ से, तो ये अभी है तुम्हारे पास कैपिटल 5x स्मॉल 5 x dx, बाई पार्ट लगाना आता है, लगाओ बाई पार्ट इस पे, अगर बाई पार्ट लगाओगे तो -2 बाहर है, अब इसको बाहर रख दो, तो कैपिटल 5x को बाहर रख दो, अब इसको तुम इंटीग्रेट करो, है ना, लिमिट में बाद में लगाऊंगा, तो लिमिट हम लोग बाद में यूज करेंगे, तो इसको इंटीग्रेट करोगे, स्मॉल 5x आ जाएगा, माइनस जिसको बाहर रखा उसका डेरिवेटिव, तो कैपिटल 5 का डेरिवेटिव कितना है, स्मॉल 5x, और इसका इंटीग्रेशन भी स्मॉल 5x ही आएगा dx, और लिमिट है -∞ से +∞, ये अभी बाद में करेंगे, ठीक देख लो, तो ठीक है भाई, चेक कर लो, तो अब यहाँ से क्या आ गया, अब इसमें लिमिट अलग से यूज कर लो, तो इसको ब्रेक करोगे तो -2 कैपिटल 5x इंटू स्मॉल 5x, और लिमिट है -∞ से +∞, ठीक है, और माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 टाइम -∞ से +∞, ये तो 5 स्क्वायर x हो गया ना, अब तो देखो क्योंकि 5 ही है तो टोटल, तो चेक कर लो, किसी को डाउट है तो पूछो, बाई पार्ट लगाया u इंटू वी, यू को बाहर, v का इंटीग्रेशन माइनस यू का डेरिवेटिव, v का इंटीग्रेशन, लिमिट बाहर रखा हुआ है मैंने अभी, अब ये हो गया, तो इसमें तुम इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, अगर इस वाले में x को तुम +∞ रख दो यहाँ पे, ये जो है इसमें तुम x को +∞ रखो, स्मॉल 5 एट +∞ 0, स्मॉल 5 एट -∞ 0, तो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे 0 ही आएगी, तो इसकी वैल्यू 0 आएगी, ये पहला टर्म 0 हो जाएगा, क्यों, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इसीलिए, और CDF +∞ पे 1, CDF -∞ पे 0 है ना, तुम ये भी जानते हो कि जो कैपिटल 5 है वो +∞ है 1, कैपिटल 5 -∞ पे 0, क्योंकि ये CDF है, आगे प्रोसीड करो, तो अब ये बचा 2 टाइम, और ये इवन फंक्शन है, 5 क्या इवन फंक्शन है, तो ये हो जाएगा 4 टाइम 0 से इन्फिनिटी 5 स्क्वायर x dx, अब तुम खुद बताओ ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, देख के बताओ, है ना, इंटीग्रेट करने की आगे कोई जरूरत नहीं है अब,
ये सिंपल, दिस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, तो हो गया। तो यही चाहिए था, बाकी तो इसलिए ये गलत हो गया। अब ये प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, तुम ये भी करो, जीरो से इन्फिनिटी में इंटीग्रेट करो उसको, ये भी हो जाएगा। सॉल्व करके देखो, ये भी मैंने कराया था उस पार्ट में। तो एक सिंगल करेक्ट ऑप्शन है, यही आ जाएगा। बाकी अगर ये भी सॉल्व करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। सी डी एफ एट वाई, सी डी एफ लगाओ है ना। अगर जिन लोगों को चाहिए सी ऑप्शन सॉल्व करो, तो सी ऑप्शन में कोई दिक्कत नहीं, एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो है, तो क्या होता है एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, ये सी डी एफ एट जीरो है ना, सी डी एफ एट जीरो क्या हो जाएगा, तो पहले सी डी एफ निकालना पड़ेगा उसके लिए आपको, है ना। तो पहले तो आपको सी डी एफ निकालना पड़ेगा, या एक काम करो, इसको सी डी एफ का डेफिनेशन क्या होता है, ये लेस देन है, सो माइनस इन्फिनिटी से जीरो, टू टाइम स्मॉल फाई एक्स कैपिटल फाई एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेट करना आसान है, कैपिटल फाई का डेरिवेटिव स्मॉल फाई है, तो कैपिटल फाई को टी मान लो, इंटीग्रेट करो, आसानी से आंसर आ जाएगा। कर पाओगे इतना, देखो करके सॉल्व। आगे आगे सब्स्टिट्यूशन लगाओ, मैं सी पार्ट कर रहा था, तो इसमें कैपिटल फाई को टी मान लो, तो ये क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव ये है, तो टी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा कैपिटल फाई एक्स का होल स्क्वायर, और इसकी लिमिट हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी से जीरो, तो जीरो रखेंगे, फाइव जीरो हाफ होता है, तो ये आ जाएगा 1/4, फाइव माइनस इन्फिनिटी जीरो, तो ये 1/4 आंसर आ गया। अब देख लो अपने हिसाब से, तो एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो 1/4 आ गया, सीधा सॉल्व कर दिया मैंने। डन, ओके, बाकी देख लेना। चलो अब यहीं स्टॉप करते हैं, गेट के क्लास का टाइम आई थिंक डिले हो गया होगा, तो ठीक है, अभी टाइम तो है। ओके, तो बाकी कल भी कंटिन्यू करेंगे इसी को हम लोग। थैंक यू, अभी गेट की क्लास होगी।